चलो लाइव है ना? थोडी अशी हाईट वगैरे वाढवता येईल का? म्हणजे वरती थोडं झूम कर ना. लिंक शेअर केली आहे टेलिग्राम ग्रुपवर. कर दे रिकॉर्डिंग स्टार्ट. हाय गाइस, गुड आफ्टरनून. चलो अभी जो है हम लोग बात करने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट ऑडिट न्यू सिलेबस. अभी देखो, सबसे पहले हम लोग है ना कुछ बातें जो है बैकग्राउंड हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं. हम लोग को क्या करना है, कैसे करना है, किस हिसाब से हम लोग को पढ़ाई करनी है, इसके बारे में हम लोग पूरा विस्तार में समझते हैं. फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करो. और ये म्यूचुअली जब हम लोग चीज़ें डिसाइड कर लेंगे इसको, तो फिर क्या हो जाएगा, अगले जितने भी दिन हम लोग पढ़ाई करेंगे तो वो एकदम बहुत बढ़िया और शानदार तरीके से होगी. और देखो, ये जो अटेम्प्ट है अपना अभी, ये फर्स्ट और लास्ट है. इसी इंटेंशन से पढ़ना है अपने को. हम लोग को कोई सिलेक्टिव स्टडीज़ नहीं, कोई एबीसी एनालिसिस नहीं, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ अपने को करना नहीं है. करना है 100% सब कुछ. और इतना प्रिपरेशन करना है कि अपने को सिर्फ पास नहीं होना है, अपने को अच्छे नंबर से अपने को पास होना है. और ये किसे प्रूव करना है अपने को? अपने आप को. क्योंकि हम लोग बेवकूफ़ है क्या? नहीं. हम लोग पढ़ाई करते हैं क्या? हाँ. तो डेफिनेटली अपना रिजल्ट जो है वो अपने को डिलीवर करना ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है. ठीक है. सो कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस सीए इंटरमीडिएट ऑडिट का फास्ट ट्रैक बैच. इस फास्ट ट्रैक बैच में आप समझिए, हम लोग जितने भी अपने कॉन्सेप्ट्स है, हम लोग उसको 100% पूरा एंड टू एंड डिटेल में स्टडी करेंगे उसको. ठीक है. हम लोग उसको समरीज बनाएंगे, नोटिंग करेंगे, एक्सप्लेनेशंस वगैरह सब कुछ होगा. बट सिंस इट इज़ अ फास्ट ट्रैक बैच, आप ये समझ लो कि जो भी मैं बोल रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, सुना रहा हूँ, वो आप लोगों ने साइमल्टेनियसली नोटिंग करना है. क्या करना है? साथ में नोटिंग करना है. कॉन्सेप्ट ऐसे फास्ट ट्रैक मतलब भगाएंगे नहीं ऐसे जबरदस्ती का कि चलो नाम के लिए कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं होगा. कॉन्सेप्ट बढ़िया एकदम समझेंगे, डिटेल में समझेंगे. ठीक है. और फिर क्या करेंगे, उसको एकदम विस्तार में हम लोग उसको स्टडी करके नोटिंग करेंगे. ठीक है. फिर देखो, हम लोग मेरा जो है रेगुलर बैच में एक जो अपना यूएसपी है कि अपन क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव रिवीजन करते हैं. ठीक है ना. बट सिंस इट्स अ फास्ट ट्रैक बैच, तो ये क्यूमुलेटिव रिवीजन करना ये मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि अपने पास ऑलरेडी रिवीजन करने आए हैं. रिवीजन मतलब थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो सर हम लोग ये क्यूमुलेटिव रिवीजन कैसे करेंगे? तो आप ही को ध्यान में रखते हुए मैंने जब मेरा रेगुलर बैच मैंने स्टार्ट किया था, सो चैप्टर वाइज रिविजन्स में लेता था. पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के बाद चैप्टर वाइज रिवीजन लेता हूं मैं. इसमें क्या होता है चैप्टर वाइज रिवीजन में कि पूरा वो चैप्टर खत्म होने के बाद उसका कैप्सूल बनाते, 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट में पूरा उसको रिवाइज कर दिया. और वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है वो. तो वो वाला प्लेलिस्ट में आपके साथ शेयर करूंगा जो अभी लेटेस्ट बैच में चालू है वो. ठीक है ना. तो जैसे ही अपना चैप्टर खत्म हो जाता है, तो आप लोग क्या करेंगे उसको, आप लोग आपका जब मर्जी आए, आप ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप वो पूरा 15-20 मिनट में आप क्या कर सकते हो, वो पूरे चैप्टर्स आप बढ़िया तरीके से रिवाइज कर सकते हो. सो यू हैव द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. क्यूमुलेटिव रिवीजन वाला भी अपना एरिया सॉल्व हो जाता है और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी अपने को क्लास में मिल जाता है. साउंड्स गुड? यस सर. जब मैं ये बैच आपका स्टार्ट कर रहा हूँ, तो क्या मैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपको ऑडिट का थोड़ा बहुत नॉलेज है करके, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है आपने? क्योंकि दैट इज द होल इंटेंशन बिहाइंड दिस. नहीं तो अगर हम लोग को सर ऑडिट का ये भी नहीं पता, तो फिर फास्ट ट्रैक इज नॉट द कोर्स फॉर यू. जाहिर सी बात है, उस समय पे अपन को क्या करना है, रेगुलर कोर्स में ही पढ़ना है.
क्योंकि ऐसा कोई सीए बनने में कोई शॉर्टकट नहीं है, कॉन्सेप्ट जो क्लैरिटी 100% चाहिए वो चाहिए। सो इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि थोड़ा बहुत आप लोगों को, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा होता तो आप क्लास में आते ही नहीं, थोड़ा बहुत तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि जो मैं टर्मिनोलॉजीज बोलूं वो आप उनसे थोड़ा बहुत वाकिफ होंगे। कहीं ऐसा लगे आपको कि नहीं सर ये नहीं आता है, इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में डिस्कशन होना चाहिए, तो नंबर 3 पॉइंट ये है कि आप लोगों ने बिंदास्त, बिना किसी हिचकिचाहट, आपने क्या करना है, डाउट्स क्वेरीज पूछना है। ये इतना ध्यान में रखना कि अपन यहाँ पढ़ने आए हैं, पढ़ के ही जाएंगे, बाकी कोई अपना टाइम पास नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं है अपने को। क्लियर है? सो आज आप लोग लाए हो नोटबुक वगैरह कुछ, आज से ही कैसे ट्रायल अभी अभी सर वो दिन गए वो, ठीक है ना। नाउ वी नो दैट इट्स टाइम टू गेट सीरियस। ओके ओके गाइज इन द लाइव स्ट्रीमिंग ऑल्सो, लेट्स रॉक। सो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो सिलेबस है अपना ये कैसा क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग आते हैं अपने मॉड्यूल 1 में, और सर हम लोग जो नोट्स जो है वो कौन से यूज कर रहे हैं नोट्स, तो रेगुलर क्लास के जो नोट्स है ना वही नोट्स है जो आईसीआई मॉड्यूल के बेसिस पे बनाए गए हैं, बट इन अ वेरी कॉम्पैक्ट, मतलब एक अच्छा सोफिस्टिकेटेड मैनर में बनाए गए, तो वो पढ़ने का थोड़ा ऐसा मन भी करेगा उसको। तो ऐसा कोई ये नहीं कि अपन नोट्स में भी कट शॉर्ट कुछ कर रहे हैं, कुछ आधे अधूरे नोट्स दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने के लिए सिर्फ हाईलाइट करके दिया, ऐसा भी नहीं। पूरा जो है वो क्या है, डिटेल में एकदम। सो पहले हम लोग सब्जेक्ट से वाकिफ हो जाते हैं। देखो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 एकदम छोटू सा चैप्टर है, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। इसके बारे में बताया कि आपने ऑडिट क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके बारे में। सेकंड फिर अपना है ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग। ये भी हमारे पास पहले था ये चैप्टर, बट थोड़ा बहुत कंटेंट इसके अंदर एडिशन हुआ है। फिर आता है चैप्टर नंबर 3 जो 2 चीजों के बारे में बात करता है, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। पहला पार्ट रिस्क के बारे में बात करता है, दूसरा इंटरनल कंट्रोल के बारे में बात करता है। देन चैप्टर नंबर 4 इज बॉम्ब, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए इसको सब यूनिट्स में डिवाइड किया है इसको, नहीं तो ऐसा 150 पन्नों का चैप्टर पढ़ना बोले तो बहुत जान पे आता है वो, ठीक है। सो व्हाट आई हैव डन इज कि आई हैव डिवाइडेड दिस एंटायर चैप्टर 4 इनटू डिफरेंट पार्ट्स, ऐसे 500, 610, 530, 501, 505, ऐसा इसको अलग अलग हिस्सों में क्या करा हुआ है, इसको डिवाइड करा है। तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि ओके ये स्टैंडर्ड खत्म हो गया, मतलब इस चैप्टर का ये पार्ट अपना खत्म हो गया। एंड ऐसा यूनिट वाइज अगर पढ़ते जाए तो फिर वो थोड़ा ऐसा अच्छा भी लगता है, चलो ये 5 यूनिट में कि 1 यूनिट खत्म हो गया, 2 यूनिट खत्म हो गया। दैट इज चैप्टर नंबर 4 फॉर यू। एंड चैप्टर नंबर 4 खत्म, उसके बाद चैप्टर नंबर 5 जो है ये अपना क्या बोलते हैं, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। चैप्टर नंबर 9 जो आप लोग पढ़ते थे बराबर, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज एज इट इज चैप्टर नंबर 5 ओवर ईयर, ठीक है। पुराने सिलेबस में आपको जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स दिख रहा है आपको, वो एक अलग चैप्टर हुआ करता था। सैंपलिंग आपको दिख रहा है यूनिट 3 दिख रहा है आपको, ये क्या हुआ करता था, ये चैप्टर हुआ करता था। ये बच्चों को न्यू सिलेबस में बोलने के लिए कि कम चैप्टर्स कर दिए तो इन्होंने क्या कर दिया, इसको इसमें मर्ज कर दिया इसको। क्लियर है एकदम? सो दिस इज द 4 चैप्टर्स ओवर हियर विद चैप्टर नंबर 5 विच इज अबाउट वाउचिंग वेरिफिकेशन। फिर जो है हम लोग आते हैं अबाउट मॉड्यूल 2। जो मॉड्यूल 2 में हम लोग बात कर रहे हैं, इसके अंदर अपने को 11 चैप्टर्स है। वो 11 चैप्टर कौन से? एक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जो एक आपका अलग पहले चैप्टर हुआ करता था, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस। तो ऑडिट एविडेंस वाला चैप्टर तो कर दिया, अब इसको अलग से सेपरेट कर दिया है, कितना एकदम 5-6 पन्नों का चैप्टर कर दिया उसको। समझ में आया आपको? फिर कंप्लीशन एंड रिव्यू में इन्होंने और स्टैंडर्ड्स ऐड कर दिया। इन्होंने यहां पे ऐसे 560, 570, 580, 450, 260 और 265 ये जो स्टैंडर्ड्स है ये इधर इसमें डाल दिया, और क्या कर दिया, बोल दिया कि बॉस दिस इज द चैप्टर नंबर 7 कंप्लीशन एंड रिव्यू। स्टैंडर्ड से ही भरा हुआ है, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ स्टैंडर्ड है इसके अंदर। चैप्टर नंबर 8 अपना ऑडिट रिपोर्ट,
700, 705, 706, 710, 701। इसके अंदर आपको जो सेक्शन नंबर 143 है, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, वो इसके अंदर ऐड किया गया है। सेक्शन 143 सबसेक्शन 11, जिसके अंदर हम लोग कारों का रिपोर्टिंग करते हैं, वो इसके अंदर ऐड करा है। दैट्स इट। कॉस्ट ऑडिट नहीं, कंपनी ऑडिट नहीं, जिंदगी मज्जानी लाइफ है। सही है ना एकदम? तो कोई कंपनी ऑडिट नहीं, क्योंकि आप वो लॉ में भी पढ़ते थे, यहां पे भी पढ़ते थे, डबल डबल टाइम वेस्ट। तो वो सब क्या कर दिया, यहां पे हटा दिया। प्योर अभी इसको क्या करा है, ऑडिट के हिसाब से ही रखा है इसको। क्लियर है एकदम? फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर जो 9, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। तो चैप्टर नंबर 9 की अगर हम लोग जो बात करें तो वो बात करता है अबाउट व्हाट, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज। इट इज सेम जो अपना चैप्टर नंबर 13 हुआ करता था, गवर्नमेंट ऑडिट, लोकल बॉडीज का ऑडिट। तो इट इज एज इट इज सेम। ऑडिट ऑफ बैंक्स एज इट इज सेम। एंड लास्ट में हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट, द एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। प्रोफेशनल एथिक्स वाला जो पार्ट है वो ऐड किया है। बच्चे बहुत डरने लगे, साला प्रोफेशनल एथिक्स आ गया भाई, अभी क्या ये अलग है क्या कुछ? आपको भी लगा होगा ना भाई, एथिक्स क्या है? जो आप लोग चैप्टर नंबर 1 में एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल पढ़ते थे, लीडरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह, ऐसा कुछ याद आ रहा है, वो यहां पे डाल दिया है। और इसके साथ SQC 1, SA 220, ये सब इसके अंदर जोड़ दिया, और ऐसे 210, 210। क्लियर है? तो ऐसा ये पूरा पूरा आपका सिलेबस है ऑफ व्हाट, 11 चैप्टर्स। कुछ चैप्टर्स बहुत ही छोटे हैं और कुछ चैप्टर्स बहुत ज्यादा बड़े हैं, बराबर है? तो इसके हिसाब से हम लोग को पूरा काम करना है। साउंड्स गुड? आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चल, सो लेट्स प्रोसीड विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। और हम लोग को क्या करना है, इसका नोटिंग करते जाना है, मतलब साथ में लिखते जाना है पूरा एंड टू एंड, ठीक है ना? बहुत सारे अच्छे अच्छे नोट्स बनाने हैं। और फिर उसके बाद जैसे ही अपना थोड़ा बहुत सिलेबस हो जाएगा, मतलब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो आपने पहल क्या करना है, जो ICI मॉड्यूल के अंदर जो आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग दिखेगा, तो यू हैव टू स्टार्ट व्हाट, राइटिंग दोज क्वेश्चंस। रोजाना मेरे को आपने एक क्वेश्चन क्यों ना हो, एक क्वेश्चन आपने वो आंसर पढ़ने का, खुद से ट्राई करने का, उसको लिखने का, और रोजाना मेरे को लाके दिखाने का, ठीक है ना? डेली आई विल चेक योर आंसर्स पोस्ट क्लास। लाइव स्ट्रीमिंग में भी आपके आंसर्स में दिखाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि वेयर वी आर लैकिंग एंड वेयर वी शुड इंप्रूव। कभी कभी होता क्या है कि हम लोग सिर्फ लिखते हैं सर एग्जाम में, और लिख के आने के बाद ऐसा लगता है क्या माशाल्लाह क्या पेपर गया है एकदम, मतलब तूफान, बहुत बढ़िया एकदम। बट बाहर आते हैं, रिजल्ट देखते हैं, साला ये क्या चोट हो गई भाई, सर सब पढ़ के गया था, सब आता है एंड नंबर नहीं आए। तो प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे क्या करते हैं, जो आता है वो लिखते हैं, जो पूछा है वो नहीं लिखते। अब बात को समझो, वी हैव टू राइट व्हाट इज आस्क्ड एंड नॉट व्हाट यू नो। समझ में आया? इंस्टीट्यूट को नहीं बोलेंगे तो इसके हिसाब से क्वेश्चन बना ले, अपने को क्वेश्चन क्या पूछा है। तो जब हम लोग ये राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो ओवरऑल अपने को क्या करना है, ये अपने को क्लिक होना चाहिए कि क्वेश्चंस को कैसे रीड करे, उसका आंसर क्या कंटेक्स्ट में लिखे, ये सब बात है। सो वंस वी हैव अ डिसेंट सिलेबस कंप्लीट, यू स्टार्ट राइटिंग व्हाट, डेली 1 क्वेश्चन मिनिमम। तुम 10-15 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, बट डेली 1 क्वेश्चन यू राइट, शो इट टू मी, आई विल टेल यू द इंप्रूवमेंट्स। नेक्स्ट डे यू मेक श्योर दैट दोज इंप्रूवमेंट्स आर इनकॉर्पोरेटेड, एंड नई गलती करेंगे रोजाना, समझा गया? वही गलती नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद जब अपने 4-5 चैप्टर्स हो जाएंगे तो आपका जो है, हम लोग एक टेस्ट भी लेंगे, फिर सेकेंड टेस्ट लेंगे, थर्ड टेस्ट लेंगे, तो सब कुछ अपन क्लास में ये एक्टिविटी करेंगे। बट मुझे आप लोगों का 100% चाहिए। देखो रेगुलर क्लास में, अभी बाजू से रेगुलर क्लास में आया मैं, बहुत टाइम पास होता, आपको भी पता है, आप लोगों भी ने रेगुलर क्लासेस करे हैं, हंसी मजाक टाइम पास बराबर, सिंसेरिटी बहुत कम रहती है। अब वो जिसको दर्द हुआ है उसको ही समझता है कि अभी भाई नहीं करना चाहिए अभी, ठीक है? सो मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करूंगा कि फुल पावर पढ़ाई करेंगे, क्वेरीज वगैरह है जो भी आप पूछेंगे, ठीक है? और मेरे से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, जो करना है करो, ठीक है ना? डाउट्स पूछो जो भी है, बट मेक श्योर वी इन दिस अटेम्प्ट वी हैव टू क्रैक द कोड। ओके, चलो, सो लेट्स स्टार्ट। साथ में नोट करेंगे, अभी ऐसा अलग से टाइम नहीं मिलेगा अपने को कि अलग से इसको लिखेंगे वगैरह करके।
सबसे पहले दोस्तों हम लोग जो है चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे, जो बात करता है अबाउट नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट. So here we are going to study everything about what? Audit. ठीक है ना, पूरा एंड टू एंड. सो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग को क्या समझना है कि अलग अलग एक्टिविटीज होती है, क्या होता है. एक जनरल ऑडिट पे जाने के पहले जनरल चीज समझते हैं कि क्या होता है. सो सबसे पहले क्या होता है ना, कुछ लोग होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं कि देयर इज व्हाट द रिस्पॉन्सिबल पार्टी. कौन है भाई? रिस्पॉन्सिबल पार्टी. आराम से समझो और लिखते भी जाओ साथ में, तो इन्वॉल्व भी रहोगे. 2 घंटे का प्रवचन रहेगा ना, तो हो सकता है आखिर इंसान है और ऑडिट है तो नींद तो आएगी. तो जितना हम लोग लिखते जाएंगे अच्छे से तो उतना क्या रहेगा, हम लोग इन्वॉल्व रहेंगे. तो क्या है? रिस्पॉन्सिबल पार्टी है. ये रिस्पॉन्सिबल पार्टी क्या करता है? दे आर द वंस हु आर इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग व्हाट? सब्जेक्ट मैटर. क्या बनाते हैं ये लोग? सब्जेक्ट मैटर बनाते हैं. ठीक है ना. अब ये जो सब्जेक्ट मैटर बनता है ना दोस्त, ये सब्जेक्ट मैटर बनता है किसके हिसाब से? एज पर द एप्लीकेबल क्राइटेरिया. किसके हिसाब से बनता है? एज पर द एप्लीकेबल क्राइटेरिया. और फिर ये सब्जेक्ट मैटर जो है आगे दिया जाता है टू हुम? तो ये आगे दिया जाता है टू दी इंटेंडेड यूजर्स. किसे प्रोवाइड किया जाता है? ये इंटेंडेड यूजर्स को. अब ये जो इंटेंडेड यूजर्स है, इन्हें इस सब्जेक्ट मैटर पे भरोसा ही नहीं. वो बोलते हैं साला क्या बनाया है सर, ये इसमें गलतियां हो सकती है, क्या ये वो क्राइटेरिया के हिसाब से बना होगा क्या? ऐसा उन्हें क्या है भाई? एक ऐसा क्वेश्चन मार्क है, ऐसा एक डाउट है. तो इसीलिए वो क्या होता है, ये इंटेंडेड यूजर्स क्या करते हैं? एक एंजल को बुलाते हैं. दिख रहा है? ये कौन है? ये एंजल. सो इसको अपन क्या बोलते हैं? ही इज द प्रैक्टिशनर. क्या बोलते हैं इसको? प्रैक्टिशनर. वर्ड्स ध्यान में रखना है. तो ये कौन है? प्रैक्टिशनर. तो ये प्रैक्टिशनर क्या करेगा? ये प्रैक्टिशनर आएगा और वो जो सब्जेक्ट मैटर है उसको इवैल्यूएट करेगा, उसको एग्जामाइन करेगा, उसको चेक करेगा, उसको वेरीफाई करेगा कि क्या वो सब्जेक्ट मैटर उस क्राइटेरिया के हिसाब से बना है या नहीं बना है. क्या वो सब्जेक्ट मैटर जो है वो उस क्राइटेरिया के हिसाब से बना या नहीं बना. और फिर उसके बाद वो क्या करेगा? वो रिपोर्ट देगा किसे? इंटेंडेड यूजर्स को. ही विल गिव व्हाट? रिपोर्ट टू द इंटेंडेड यूजर्स. और फिर इंटेंडेड यूजर्स बोलेंगे ओके सब सही है. समझ में आया क्या आपको? तो ऐसा जो है ना, एक जनरली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक प्रैक्टिशनर यूजुअली ये काम करता है. जैसे अगर ऑडिट की दुनिया में अगर हम लोग इसको बात करें, ये टेक्निकल टर्म समझ में आ गया आपको? ऑडिट की दुनिया में अगर अपन बात करें तो सर ये रिस्पॉन्सिबल पार्टी मतलब कौन? तो ये मैनेजमेंट. सब्जेक्ट मैटर मतलब क्या? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. क्राइटेरिया मतलब क्या? अपना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. बराबर है कि नहीं? इंटेंडेड यूजर्स मतलब कौन? शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉय, बैंकर्स, क्रेडिटर्स, न जाने कितने सारे लोग. सही है एकदम. और फिर उसके बाद ये प्रैक्टिशनर मतलब वो जो अपना ऑडिटर करता है, ऑडिट. तो ऐसे वो आएगा, ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बने हैं या नहीं. उसके बाद वो ओपिनियन देगा और फिर क्या करेगा? वो रिपोर्ट करेगा इंटेंडेड यूजर्स को. समझ में आया? तो ऐसा ये जो है ना दोस्तों, ये पूरा मैकेनिज्म होता है, इसको अपन काम करते हैं.
क्लियर है एकदम। बट अब आप बात समझने की कोशिश कीजिएगा। ये प्रैक्टिशनर जो है ना भाई, इसको प्रैक्टिशनर मतलब प्रैक्टिशनर नहीं बोलना है इसको, ये प्रैक्टिशनर इज इक्वल टू ऑडिटर ऐसा नहीं है। ऑडिटर मतलब जो ऑडिट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, वही व्यक्ति ऑडिटर। उसके अलावा जो भी काम करता है उसको बोलते हैं अपन प्रैक्टिशनर। तो वर्ड्स बहुत ध्यान से इस्तेमाल करने हैं आपको। तो अभी क्या होता है ना, आप समझिए बात को। ये जो प्रैक्टिशनर होता है ना दोस्त, तुम हो क्या मेरे साथ में? ये जो प्रैक्टिशनर है ना, ये प्रैक्टिशनर भाई दो टाइप का काम करता है। कितने टाइप के? दो टाइप के। सो वो दो टाइप का काम कौन सा है? सो नंबर वन, एक वो प्रोवाइड करता है अबाउट व्हाट? अश्योरेंस सर्विसेज। कौन सा काम? अश्योरेंस सर्विसेज। एंड दूसरा जो काम है वो कौन सा है? नॉन अश्योरेंस सर्विसेज। प्रैक्टिशनर कोई भी काम कर सकता है। गाइस इन लाइव स्ट्रीमिंग आप लोग भी लिखते रहना बच्चों। सो ये प्रैक्टिशनर जो है ये क्या करेगा? ये दो टाइप के काम करता हो। कौन से दो टाइप के? अश्योरेंस एंड नॉन अश्योरेंस। अश्योरेंस मतलब क्या? भरोसा दिलाने वाला काम। सब्जेक्ट मैटर को इवैल्यूएट किया और बताया कि हाँ ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बना है, सब बढ़िया है, सब कुशल मंगल है। तो इससे क्या हुआ? इंटेंडेड यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा। सो ऐसा जो एक्टिविटी जो होता है उसको क्या कहते हैं अपन? अश्योरेंस सर्विसेज। कि भाई यूजर्स का अपन क्या कर रहे हैं? भरोसा बढ़ा रहे हैं। नॉन अश्योरेंस मतलब क्या? भाई अपन ने अकाउंटिंग करके दिया, मैं सीए, इसका बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैंने क्या करा? इसका अकाउंटिंग करा इसका। तो मैंने अकाउंटिंग करके दिया मतलब क्या? लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाया क्या? नहीं। तो इसको अपन बोलते हैं क्या? नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट। कंपाइलेशन किया मैंने। कंपाइलेशन मतलब क्या किया? सारे जितने भी ब्रांचेस थे, बराबर हेड ऑफिस है, उन सबके अकाउंट्स को मैंने क्या करा? मर्ज करके दिया। तो भाई मर्ज करके दिया, कंपाइलेशन करके दिया, तो क्या इसमें मैंने आपका भरोसा बढ़ाया क्या? नहीं। तो ऐसे दो टाइप के एंगेजमेंट्स हैं। एक ऐसा एंगेजमेंट जिसमें क्या होता है? आप अश्योरेंस बढ़ा के देते हो, और एक ऐसा एंगेजमेंट जहां पे आप कोई अश्योरेंस बढ़ा के नहीं देते। क्लियर है एकदम ये बात? एनीवन, एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी? नो सर। अभी यहां से दोस्तों आगे बढ़ता है, ठीक है। अभी इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? जो ये अश्योरेंस सर्विसेज हम लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अब इसके अंदर दो बातें होगी, ठीक है। अश्योरेंस सर्विसेज दो टाइप की, एक ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हम लोग जो अश्योरेंस देंगे एक क्या होगा? ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। समझा क्या बात को? ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और दूसरा अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है ना। अदर देन ऐसे लिखो हिस्टोरिकल, ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझते हो हिस्टोरिकल? तो वर्ड थोड़ा अच्छा लगता है, वो इधर लिख देते हैं, ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हिस्टोरिकल मतलब समझते हो ना? वॉट एवर इज हैपेंड इन द पास्ट, बराबर है कि नहीं? सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर हम लोग उसको अभी ऑडिट करते हैं कि वो सब बराबर है या नहीं है। सो एक काम किस पे हो रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर देन हिस्टोरिकल। क्लियर है एकदम? अब इसके अंदर क्या होता है, जब हम लोग हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे काम करते हैं, जरा ध्यान से पढ़ना है इसको। जब हम लोग हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे काम करते हैं, इस पे दो टाइप का काम हम लोग करते हैं। कितने टाइप का? दो। वो कौन से दो टाइप के काम है? एक अपन बोलते हैं कि दैट वी आर गिविंग व्हाट? रीजनेबल assurance on historical financial statements.
कैसा अश्योरेंस? रीजनेबल अश्योरेंस. सुना होगा ना ये वर्ड. वी गिव व्हाट? रीजनेबल अश्योरेंस ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सेकेंड अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट? लिमिटेड अश्योरेंस ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. कैसा अश्योरेंस? लिमिटेड अश्योरेंस. तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे हम लोग दो टाइप का काम करते हैं भाई. एक कौन सा? रीजनेबल अश्योरेंस वाला, और एक लिमिटेड अश्योरेंस वाला. अभी ध्यान से सुनना, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों काम हो रहा है किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ही हो रहा है. ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओनली. टैब देखो किधर आ रहा है वो, ड्रॉप डाउन एरो. सो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ही हम लोग दो टाइप का काम करते हैं. एक रीजनेबल अश्योरेंस दिलाने वाला और एक लिमिटेड अश्योरेंस वाला. सर इन दोनों में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिमिटेड अश्योरेंस वर्सेस रीजनेबल अश्योरेंस? तो रीजनेबल अश्योरेंस मतलब अपन क्या बोलते हैं कि इन आवर ओपिनियन द अकंपनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स. वो भारी मात्रा से गलतियों से मुक्त है. इट इज फ्री फ्रॉम व्हाट? मटेरियल मिसस्टेटमेंट. इसमें क्या होता है कि हम लोग जाके चेक करते हैं, ढूंढते हैं कि भाई कहीं गलतियां है या नहीं है. वी आर प्रोएक्टिवली हम लोग जाके देख रहे हैं कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहीं गलतियां तो नहीं है ना. समझा क्या बात को? और फिर पूरा ऐसा चेक करके एक एक एरिया को सब कुछ समझ के उसके बाद फिर हम लोग को पता चलता है कि ओके भाई इसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है. और फिर हम लोग यूजर को बोलेंगे भाई अब तू टेंशन मत ले यार, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है. तो तुमको एक अच्छा खासा भरोसा आएगा यहां पे. इसी को बोलते हैं रीजनेबल अश्योरेंस कि भाई ऑडिटर ने क्या किया, जाके एक एक एरिया चेक किया, उसने डिटेल में स्टडी किया उसको, और फिर उसके बाद वो बोला कि हाँ भाई इट इज फ्री फ्रॉम व्हाट? मटेरियल मिसस्टेटमेंट. तो अपने को एक अच्छा खासा भरोसा आएगा ना उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर. इसको बोलते हैं रीजनेबल अश्योरेंस. अब लिमिटेड अश्योरेंस मतलब क्या है? रिव्यू करने वाला काम. तो रीजनेबल अश्योरेंस में पहले इधर आते हैं, बराबर. तो रीजनेबल अश्योरेंस में हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चा? कि रीजनेबल अश्योरेंस में इधर अपन बोलते हैं ऐसे एंगेजमेंट्स को अपन नाम देते हैं एज व्हाट? ऑडिट. तो जो काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रीजनेबल अश्योरेंस देने वाला होता है उस एंगेजमेंट को हम लोग नाम देते हैं एज व्हाट? ऑडिट. और ऐसे एंगेजमेंट के लिए जो स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं उसे अपन कहते हैं एज व्हाट? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. इधर एप्लीकेबल होता है कौन सा? अपना स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. तो स्पेसिफिकली जो भी एसेज हम लोग पढ़ते हैं ना, तो ये कब एप्लीकेबल होता है? जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रीजनेबल अश्योरेंस देने वाला काम करते हैं तो उसी समय पे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एप्लीकेबल होता है. समझा क्या बात को? तो जो भी आप एसेज पढ़ते हो ना, 200, 210, 220, 230, 240, 300, 400 की 450 वगैरह वो सब, तो वो सारे स्टैंडर्ड्स आपने एक कॉमन चीज देखी होगी कि इट इज इन रिलेशन टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. उसमें कॉमन पॉइंट आता है व्हेन द ऑडिटर इज कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही शुड यूज एसे. ऐसा अपन लिखते हैं. तो ये ऐसे कब एप्लीकेबल होता है ये ध्यान में रखना है अपने को. आर वी गुड? समझ में आया यहां तक? यस सर. तो इधर रीजनेबल अश्योरेंस वाला. अभी अपन दूसरा पॉइंट जो है वो बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट? लिमिटेड अश्योरेंस. लिमिटेड अश्योरेंस मतलब एग्जाम्पल समझो. फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ कि मैंने जो है मेरा अभी मान लो जीएसटी का रिटर्न फाइल करना था मुझे, ठीक है. पिछले मंथ का जीएसटी रिटर्न मेरे को फाइल करना था. अभी कितने तारीख को? 10-12 तारीख को 10 तारीख को फाइल करते हैं ना, 11 तारीख को. तो मेरे को जीएसटी रिटर्न फाइल करना था मेरा. तो क्या हुआ, मेरा जो सीए है उसने मेरे को बोला कि सर वो आपका सेल रिपोर्ट भेज दीजिएगा. तो मैंने कहा ठीक है, मैं डाउनलोड करा और उसको भेज दिया सेल रिपोर्ट. तो मैंने उसको क्या बोला कि भाई जरा ये एक बार इसके ऊपर नजर घुमा लेना भाई कि सब बराबर है कि नहीं. क्या बोला उसको? एक नजर घुमा लेना. नजर घुमा लेना मतलब क्या है भाई कि देख इतने मेरे प्रोडक्ट बिके हैं
फाउंडेशन इकोनॉमिक्स, इंटरमीडिएट कॉस्टिंग, इंटरमीडिएट ऑडिट, रेगुलर, फास्ट ट्रैक, फाइनल ऑडिट। तो ये सब क्या कर, तू एक बार इसको चेक कर ले कि फीस, मेरा शेयर बराबर से उतना मेरे अकाउंट में आया क्या, उससे मतलब बराबर है ना, और उसके बाद फिर वो उसको रिवर्स कैलकुलेशन करके उसका जीएसटी जो है वो भर देना। सही है ना एकदम। तो अब मुझे बताओ, जो मेरा सीए है वो इसे जाके चेक करेगा कि ओके सर एडमिशन का रिसीट बताओ, फिर ये देखो, ऐसा डिटेल में चेक करेगा क्या? वो बस क्या देखेगा, ऊपर से देखेगा कि भाई फर्स्ट पॉइंट इतना ये एडमिशन है, इतना डिसाइडेड रेशियो है, शेयर सर का इतना, एसपी सर का इतना, उसके हिसाब से अपने अकाउंट में कितना, ऐसा जितना सामने दिख रहा है उतना ही देखेगा ना। एक बार नजर घुमा लेगा बस वो कि ऐसा कोई गलती तो दिख नहीं रही है, बराबर है कि नहीं। तो वो मैं उसको पूछूंगा, वो बोला देखा क्या सर, मैं बोला हाँ देख लिया। मैं उसको पूछूंगा कुछ दिक्कत आई क्या, वो क्या बोलेगा मुझे, सर जितना मैंने देखा उसके हिसाब से मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। समझा क्या बात को? वो क्या बोला, जितना मेरे सामने था डेटा उसके हिसाब से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब मुझे बताओ, मुझे इधर भी एश्योरेंस भरोसा आया क्या उसके काम पे? हाँ। बट नाउ वी टॉक अबाउट द लेवल। मुझे बताओ लेवल ऑफ एश्योरेंस क्या है आपको, मतलब आपको कम है या ज्यादा है? मतलब जितना ऑडिट में था उससे ज्यादा आएगा या उससे कम आएगा? कम आएगा ना, क्योंकि ऑडिट में वो क्या कर रहा था सर, वो एक एक ट्रांजैक्शन को डिटेल में चेक कर रहा था, एविडेंस ऑब्टेन कर रहा था, सब बराबर से है या नहीं है। समझा क्या बात को? इधर क्या करा उसने, ए भाई जितना मेरे सामने जो जितनी मेरी को जानकारी है ना उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं कि मुझे कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है, तो मेरे को अश्योरेंस मिलेगा, बट दैट विल बी अ लोअर लेवल एज कंपेयर टू व्हाट अश्योरेंस आई एम गेटिंग व्हेन द ऑडिट इज बीइंग कंडक्टेड। समझा क्या बात को? क्लियर है क्या एकदम? सो आप समझिए, ऐसे अश्योरेंस को अपन कहते हैं क्या, लिमिटेड अश्योरेंस। आई बात समझ में आपको? रीजनेबल अश्योरेंस से कम है वो। समझा क्या बात को? इट इज अ मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस, रीजनेबल अश्योरेंस इज अ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस, और एब्सोल्यूट अश्योरेंस तो हम लोग दे ही नहीं सकते, बराबर है कि नहीं। तो एब्सोल्यूट तो आउट ऑफ कवरेज एरिया। ऑडिट करेंगे तो मिलेगा रीजनेबल अश्योरेंस, बट रिव्यू करेंगे तो मिलेगा मॉडरेट का मतलब लिमिटेड अश्योरेंस। समझा बात को? तो इस एंगेजमेंट्स को हम लोग क्या नाम देते हैं दोस्त? इस एंगेजमेंट्स को हम लोग कहते हैं एज व्हाट? रिव्यू एंगेजमेंट्स। क्या बोलते हैं इसको? रिव्यू एंगेजमेंट्स। समझा बात को? और ये रिव्यू एंगेजमेंट्स के ऊपर जो स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं उसको अपन बोलते हैं एज व्हाट? स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, SRE। ऐसे भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, SRE। ठीक है, तो इधर एप्लीकेबल होता है क्या? स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। आया क्या बात समझ में आपको? एनीवन, एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी? नो सर। अभी अपन बात करते हैं नेक्स्ट। सो ये ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, समझ में आएगा आपको? क्लियर है एकदम? यस सर। अभी इधर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं अभी अपन? अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अदर देन हिस्टोरिकल। बट भाई अश्योरेंस अभी भी प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं अपन? अभी भी अपन अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, बट ऑन अदर देन हिस्टोरिकल। जैसा तू समझने की कोशिश कर कि अपन अगर कोई, क्या बोलते हैं उसको, फोरकास्ट है, बराबर है, कोई हम लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बना रहे हैं, तो ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है, ये प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। कुछ बजट्स वगैरह बनाते हैं ना, तो हम लोग ऐसा एक भरोसा दिला सकते हैं कि ये बजट बराबर से बने हैं। हम लोग क्या बोलेंगे? ये बजट्स, ये फोरकास्ट, या और अपन बात कर ले, चलो कंट्रोल्स के बारे में बात कर लेते हैं। कंट्रोल्स का भी तो ऑडिट हो सकता है ना भाई, बोलना। कंट्रोल्स का भी तो ऑडिट हो सकता है ना। तो ऐसे केस में अगर मैं कंट्रोल्स चेक करके, तो कंट्रोल्स क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है क्या? नहीं, इट इज अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। समझ में आया क्या आपको? सो इट इज अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, बजट्स, फोरकास्ट। सो इट इज नॉट हिस्टोरिकल, बट इट इज अदर देन हिस्टोरिकल। समझा?
तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये फोरकास्ट बराबर से हुआ या नहीं हुआ, बनाया ये बराबर है कि नहीं, इसके अजम्पशंस वैलिड है कि नहीं, वो चेक करेंगे अपन। हाँ, ये बात ध्यान में रखना, हम ये नहीं बोल सकते कि ये फोरकास्ट का रिजल्ट जो है ये होएगा करके, ऐसा नहीं बोल सकते अपन, इसकी गारंटी नहीं दे सकते हम लोग। क्या बोल रहा हूं वापस से, जो फोरकास्ट, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो बनाया उसके रिजल्ट्स वैसे होंगे ही, उसका गारंटी दे सकता हूं क्या मैं? नहीं। बट क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या कि जो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो ये फोरकास्ट बनाया है वो बराबर से बनाया है, कीपिंग इन माइंड दी अजम्पशंस? बोलो आया ना? तो वो बात मैं ध्यान में रख सकता हूं। क्लियर है? तो इसमें भी मैं क्या कर रहा हूं, अश्योरेंस दे रहा हूं। अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंट्रोल्स अच्छे है क्या नहीं है, मैं ये तो बता सकता हूं ना ऑडिट करके, मतलब चेक करके। बोलो आया ना? बोलो आया ना? यस सर। तो ऐसे केस में हम लोग बेटा अभी भी अश्योरेंस दे रहे हैं क्या? क्या बच्चों, हम लोग अभी भी अश्योरेंस दे रहे हैं क्या? बोलो यस सर। बट ये किसके ऊपर है? अदर देन हिस्टोरिकल। तो यहां पे जो स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं, सिंपली इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट्स। क्या बोलते हैं इसको? स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट्स। समझ में आएगा आपको? इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। क्लियर है बात एकदम? तो आपको पता होना चाहिए कि एसए कब एप्लीकेबल है, एसआरई कब एप्लीकेबल है और एसएई कब एप्लीकेबल है। समझ में आएगा आपको? और सब में हम लोग क्या कर रहे हैं? अश्योरेंस दे रहे हैं। इसीलिए कौन से टैब के अंदर आया ये? अश्योरेंस एंगेजमेंट। क्लियर है एकदम? बट नाउ वी टॉक अबाउट इज नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट्स। मतलब इसमें भाई हम लोग जो है ना, कोई अश्योरेंस का काम नहीं कर रहे भाई। मतलब जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली अकाउंटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अपन? अकाउंटिंग कर रहे हैं। या हम लोग क्या कर रहे हैं? कंपाइलेशन कर रहे हैं। ठीक है ना? अकाउंट सिर्फ कंपाइल करके दे दिया, अकाउंटिंग करके दे दिया, इसमें कोई भरोसा दिलाया क्या अपन ने? नहीं। समझ में आएगा आपको? तो ऐसे एंगेजमेंट्स को हम लोग सिर्फ क्या बोलते हैं कि ये सीए करता है ना, ये तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। क्या बोलते हैं इसको? स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। बिकॉज जस्ट वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, ये रिलेटेड सर्विसेज जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको प्रोवाइड कर रहे हैं बस। समझा क्या बात को? तो ये अपना स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज है, बट इसमें हम लोग कोई अश्योरेंस नहीं दे रहे। तो इसको बोलते हैं अपन क्या? एसआरएस। क्या बोलते हैं इसको? एसआरएस। तो ऐसे अलग 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 क्या है स्टैंडर्ड्स इस दुनिया में। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। क्लियर है एकदम? तो और एक बात क्या है, इन सारे एंगेजमेंट्स पे कोई भी अश्योरेंस वाला हो या नॉन अश्योरेंस वाला हो, एक पप्पा स्टैंडर्ड है। कौन सा? पप्पा स्टैंडर्ड, जो हर एक एंगेजमेंट पे लागू होता है। हर एक एंगेजमेंट, चाहे ऑन हिस्टोरिकल हो, अदर देन हिस्टोरिकल हो, बराबर है कि नहीं? अश्योरेंस वाला हो या नॉन अश्योरेंस। वो कौन सा? सो दैट इज SQC1। कौन सा? स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1। कौन सा स्टैंडर्ड है? स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1। वो बात करता है अबाउट क्वालिटी कंट्रोल। जब भी हम लोग कोई भी एंगेजमेंट परफॉर्म करे, जब भी हम लोग कोई भी एंगेजमेंट परफॉर्म करे, तो वो एंगेजमेंट होना चाहिए एकदम बढ़िया क्वालिटी का, एकदम A1। समझा गया? तो सब पे भाई तू कोई भी काम कर, SQC1 सब पे लागू होगा, बराबर। इट इज ब्रॉडर, नॉट स्पेसिफिक टू एनी पर्टिकुलर एंगेजमेंट, अश्योरेंस वाला, नॉन अश्योरेंस वाला। SQC1 इज एप्लीकेबल टू ऑल द टाइप ऑफ एंगेजमेंट। तो अकाउंटिंग भी करेगा ना तो भी तेरे को क्वालिटी मेंटेन करना है, तू रिव्यू भी करेगा तो भी क्वालिटी चाहिए, ऑडिट करेगा तो भी क्वालिटी चाहिए। समझ में आएगा आपको? कुछ बोलना पड़ेगा आप लोगों को। सो ये एक ऐसा गहरा समुंदर है। समझ में आया? इस पूरे सिलेबस में
सीए इंटरमीडिएट में, देखो हमारा फोकस रहेगा ऑन एसक्यूसी 1 एंड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ओनली। क्लियर है एकदम? हमारा फोकस किधर रहेगा? एसक्यूसी 1 एंड स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। तो इसीलिए हम लोग बार बार यूज करते हैं वर्ड ऑडिटर। बट क्या ऑडिटर और प्रैक्टिशनर अलग अलग है क्या? आप समझ में आया क्यों? क्योंकि प्रैक्टिशनर कैन डू ऑल दीज एंगेजमेंट्स, सो द स्कोप ऑफ प्रैक्टिशनर्स वर्क इज ब्रॉडर, whereas the scope of the auditor is narrower। समझ में आया आपको? प्रैक्टिशनर बोला तो वो कुछ भी, जैसे इसलिए अपन बोलते हैं ना, कोई सीए जो है प्रैक्टिस कर रहा है तो वी कॉल हिम एज अ प्रैक्टिशनर। हम लोग कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिटर नहीं बोलते। किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिटर बोलते हैं क्या? नहीं, ही इज अ प्रैक्टिशनर, बिकॉज वो सारे एंगेजमेंट्स परफॉर्म करता है वो। आर वी गुड नाउ? समझ में आया सबको? क्लियर है? ये नोट कर लिया? ओके। सो ये वाला जो कंटेंट है, आप लोगों को क्या करना है, ये पूरा ध्यान में रखने का। पूरा ये वाला जो बातचीत है, ये मैं आपको इधर से बता रहा हूं कि हमने क्या डिस्कस किया है अभी, सो दैट फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। वाह यार, मजा आ गया। समझ में आएगा आपको? तो आपको बस बता दूं कि कितना पार्ट हमने पढ़ा है। सबसे पहले अभी ये आपको आईसीए मॉड्यूल से पढ़ना है। ये मेरे बुक में नहीं है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जब मैं हमेशा एक्सप्लेन करता हूं, सो आई फील कि ये स्टैंडर्ड के साथ ही होना चाहिए। तो इंस्टीट्यूट ने बोला कि नहीं, ये इधर तुम पढ़ो इसको, तो हमने कहा चलो ठीक है पढ़ लेंगे। तो अपने बुक में नहीं है ये, बट ये अपने को आईसीए मॉड्यूल से कंटेंट जरूर पढ़ना है। तो आपके पास न्यू मॉड्यूल्स नहीं है तो आपने क्या करना चाहिए? परेशान होना चाहिए, ऑर्डर करना चाहिए। अरे वेबसाइट पे मिलता है ना ये, है ना? बाकी तो अपने नोट से बस ये इतना सा अपने सॉफ्ट कॉपी में पढ़ना है इसको, ठीक है? सो सबसे पहले इधर मुझे आके बताओ कि क्या आपको, पहले हेडिंग्स पे फोकस करते, क्या आपको अश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब पता है क्या आपको? समझ में आया ना? अश्योरेंस मतलब क्या है? भरोसा दिलाना। अश्योरेंस दो टाइप का होगा, अभी बताओ कौन सा? रीजनेबल और लिमिटेड। सही है ना एकदम? सो अश्योरेंस एंगेजमेंट इज द वन इन विच, वर्ड क्या यूज करा देखो, क्योंकि अभी प्रैक्टिशनर दो टाइप का अश्योरेंस दे सकता है ना, रीजनेबल और लिमिटेड। जब वो प्रैक्टिशनर रीजनेबल देगा तो उसको कहेंगे अपन ऑडिटर, बट अगर वो लिमिटेड दे रहा है तो प्रैक्टिशनर ही करेगा वो, है ना? यस। सो अश्योरेंस एंगेजमेंट मीन्स एन एंगेजमेंट इन विच प्रैक्टिशनर एक्सप्रेसेस कंक्लूजन टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ whom? इंटेंडेड यूजर्स। अपन ने वही बात करी थी ना दोस्त, बोलो भाई। intended users other than responsible party about the outcome of the evaluation or measurement of subject matter against the criteria। अब ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ रहा है आपको? तो अश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब सिंपल सीधी बात, नो बकवास। क्या बोलेंगे? अश्योरेंस मतलब भरोसा बढ़ाना। तो ऐसा काम जो एक प्रैक्टिशनर करता है जिससे इंटेंडेड यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसको अपन कहेंगे अश्योरेंस एंगेजमेंट। क्लियर है? बोलो आया ना? This makes the users of information are able to make what? Confident decisions। जब अपना भरोसा बढ़ेगा तो अपन सही तरीके से क्या कर सकते हैं? डिसीजन ले सकते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल आज आप लोग आए, मान लो आप बैठे क्लास में, आपने अश्योरेंस ऑब्टेन किया कि अर्शद सर बराबर से पढ़ाते या नहीं पढ़ाते। फिर आपको लगा हाँ भाई ये कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है, ये बातें मेरे को पहले नहीं पता थी, आज मेरे को पता चल रही है भाई, अश्योरेंस मिल गया। अब आप कॉन्फिडेंट डिसीजन ले सकते हो टू ज्वाइन और नॉट टू ज्वाइन द फास्ट ट्रैक बैच। कुछ बच्चों ने अभी तक एनरोल इसके लिए नहीं किया कि ये सोच के कि फास्ट ट्रैक में कैसा पढ़ाएंगे पहले देखेंगे, फिर बाद में देखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे क्या। तो यू आर हियर टू गेन व्हाट? अश्योरेंस। अब बैठे ना लेक्चर में, तुमने अश्योरेंस लिया, इट कैन बी रीजनेबल और लिमिटेड। सर मैं 10 दिन पूरा डेमो करेगा फिर उसके बाद मैं ना एडमिशन लेगा, इसको क्या बोलेंगे? रीजनेबल अश्योरेंस। आज ही बैठा मैं क्लास में, आ रहे बहुत भारी समझ में आया सर, लिमिटेड अश्योरेंस। सो यू कैन टेक व्हाट? कॉन्फिडेंट डिसीजंस। समझ में आया? ओके। सो द चांस ऑफ द इंफॉर्मेशन बीइंग इनकरेक्ट इज व्हाट? रिड्यूस्ड और डिमिनिश्ड। फिर ये एलिमेंट ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट, इसमें क्या क्या बातें आती है? सो इसमें देयर इज अ 3 पार्टी रिलेशनशिप। 3 लोग इन्वॉल्व है इस रिलेशनशिप में। कौन से? एक प्रैक्टिशनर है, एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी है और एक इंटेंडेड यूजर है। समझ में आया आपको?
सो वो तीन लोग कौन है? प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी एंड इंटेंडेड यूजर्स। क्लियर है एकदम? सो क्या आप ये पढ़ लेंगे अभी? फटाफट चलो गो थ्रू करो उसको। अ प्रैक्टिशनर इज अ पर्सन हु प्रोवाइड्स अश्योरेंस। द टर्म प्रैक्टिशनर इज ब्रॉडर देन ऑडिटर। डू यू अग्री विद दिस? ये ऐसे एग्जाम में शॉर्ट नोट के लिए आएगा भाई कि एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। आप हैंग हो जाएंगे कि साला एलिमेंट ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब क्या लिखने का। सो ये ध्यान में रखना है, एलिमेंट ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट में कौन सी बातें आएगी? ये फर्स्ट, फिर सब्जेक्ट मैटर, क्राइटेरिया, एविडेंस। समझा क्या बात को? तब जाके आप क्या कर सकते हो? ये रिटर्न रिपोर्ट दोगे और अश्योरेंस आप बढ़ा सकते हो। सो प्रैक्टिशनर और ऑडिटर में ब्रॉडर स्कोप किसका है? फास्ट फास्ट बोलते जाने का। ब्रॉडर स्कोप किसका? नैरो किसका? वेरी गुड। ऑडिट इज रिलेटेड टू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। डू यू अग्री? बकायदा बोला ना, बराबर है। बट प्रैक्टिशनर क्या करता है? मे प्रोवाइड अश्योरेंस नॉट नेसेसरी रिलेटेड टू हिस्टोरिकल। अश्योरेंस तो वो अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी दे सकता है ना। ऐसा बात हुआ था क्या नहीं? रिस्पॉन्सिबल पार्टी इज द रिस्पॉन्सिबल पार्टी मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे अभी। हाँ, वो अभी समझा वर्डिंग्स कैसे यूज करने का एग्जाम में। फिर हम लोग कुछ लिख के आते और एग्जाम में क्या एक्सपेक्टेड होता है, फिर जमीन आसमान का फर्क होता है। पूछा क्या था, लिखा क्या था। ये तो पहली बार समझ में आ रहा सर। पता था क्या ये सब? पता था क्या ये? नहीं भाई, काम की बात है ऐसा। इंटेंडेड यूजर्स कौन है? फॉर हुम द अश्योरेंस रिपोर्ट इज व्हाट? प्रिपेयर्ड। जिसके लिए अश्योरेंस रिपोर्ट बनाया उसके लिए। खत्म। सब्जेक्ट मैटर मतलब जो मैटर एग्जामाइन होता है बाय प्रैक्टिशनर, उसको बोलेंगे जो मैटर बनाया रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने। वो कौन है? रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने जो मैटर बनाया वो है सब्जेक्ट मैटर। जो इंटेंडेड यूजर्स यूज करेंगे वो है सब्जेक्ट। समझा गया बात को? सो इट इज एग्जामाइंड। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्राइटेरिया मतलब क्या है? बेंचमार्क। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, लॉ है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, शेड्यूल 3, थर्ड शेड्यूल, बराबर है, वो सब चीजें। और हमको एविडेंस कैसे ऑब्टेन करना है? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। क्लियर है एकदम? यस सर। तो सफिशिएंट मतलब ये हम लोग आगे अभी जो ऑडिट एविडेंस वाला चैप्टर है ना, उसके अंदर हम लोग विस्तार में पढ़ेंगे कि सफिशिएंसी रेफर्स टू क्वांटिटी, अप्रोप्रिएटनेस रेफर्स टू व्हाट? रेलेवेंस, हैविंग लॉजिकल कनेक्शन। तो वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। एंड लास्ट में फिर हम लोग क्या करेंगे? एक रिपोर्ट देंगे एज पर एसए 700 का सीरीज। बराबर है कि नहीं? मतलब ऐसे नहीं बोलेंगे अभी यहाँ पे, बस एक रिपोर्ट देंगे, क्योंकि ऐसे वापस से किधर एप्लीकेबल होगा? ऑडिट में। और ये तो जनरल बात कर रहे हैं। क्लियर है एकदम? यस सर। तो क्या ये वाला अभी आपको घर जाके पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको ये? बराबर है कि नहीं? तो अभी आपको क्या पढ़ना है? ऑडिट और रिव्यू में आपको डिफरेंस है क्या? अभी लिखते आएगा ना ये सब चीजें, एलिमेंट्स। अभी क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट? खटाखट बोलने का। साला बोलो रे, 5 पॉइंट है ना इसके अंदर। पहला कौन से? 3 पॉइंट। 3 पार्टी रिलेशनशिप। कौन सा? प्रैक्टिशनर, इंटेंडेड यूजर और रिस्पॉन्सिबल पार्टी। फिर होएगा क्या? सब्जेक्ट मैटर, फिर सुटेबल क्राइटेरिया, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, देन रिटर्न रिपोर्ट। ऑडिट और रिव्यू में फर्क है क्या? अरे भैया बोलो भाई। कॉमन पॉइंट भी है क्या? क्या कॉमन है? इट इज परफॉर्म बोथ ऑन historical financial statements, but level of assurance is what? Different. Higher level of assurance in audit, lower level बराबर है कि नहीं? So मतलब high level of assurance in moderate level review. चलो, so reasonable assurance engagement, we have learned that audit is reasonable assurance, review is limited assurance. समझ में आएगा आपको? ऐसा डरने का नहीं। कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया ना, तो बस मैं आपको यही सिखा रहा हूं कि अभी मैंने क्या करा है, ये आपको समरी बना के दिया। ये उन्होंने करा क्या अलग, उसको बस उसको अच्छी इंग्लिश सेंटेंसेस जोड़ के उसको वही लिखा है, वही बात करी है उसमें। तो ये अपन ने इतना स्टडी कर लिया तो आप समझिए अपना वो कॉन्सेप्ट क्लियर है। बट फिर सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होके कोई मतलब नहीं है। क्या होना जरूरी है सर? वो उसको एग्जाम में रिप्रोड्यूस करते आना चाहिए। उसके स्टेटमेंट्स कैसे बनाए,
तो स्टेटमेंट्स बनाने के लिए आपको ये कंटेंट डिटेल में पढ़ना पड़ता है, ये बात ध्यान में रखना। नहीं तो बच्चा क्या करता है, कॉन्सेप्ट सब आता है, बराबर है कि नहीं। प्रैक्टिकल नॉलेज के चक्कर में बच्चा क्या करता है, सिर्फ वो नॉलेज ही रहता है। एग्जाम में कभी लिखा आज तक वो नॉलेज? अलग अलग कंपनी का लिखा कुछ एग्जाम में, फिर एग्जाम में ब्लैंक होते। क्लास में सिर्फ स्टोरी सुनती है हम लोग, बराबर। क्लास में स्टोरी सुनी, मजा आया उस टाइम पे, फिर उसके बाद क्या हुआ, एग्जाम के लिए बैठे, वो स्टोरी थोड़ी लिख सकते हैं अभी, फिर नंबर नहीं आया। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो वी हैव टू रीड दिस। समझ में आया? यू हैव टू, जब हम लोग बोलते हैं ना प्रैक्टिकली यू हैव टू स्टडी ऑडिट, दैट मीन्स यू हैव टू बी वेल एक्वेंटेड विद दीज टर्मिनोलॉजीज, बिकॉज वेन यू गो इन द रियल वर्ल्ड, वेन यू गो इन टू द ऑफिस, ये सब बातें जो है ना भाई, ये आपको यूज करनी होती है। आपको कोई बोलेगा भाई रिव्यू करना है, आप हैंग हो जाएंगे। रिव्यू मतलब क्या है ये पता ही नहीं आप लोगों को। सो यू नीड टू बी वेल अवेयर, ठीक है। ओके, सो यहां तक समझ में आया आपको? सो क्या बोलता है, लिमिटेड अश्योरेंस, इट प्रोवाइड्स व्हाट, लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस। फर्दर रिव्यू इन्वॉल्व्स व्हाट, fewer procedure and gathers what, sufficient appropriate evidence, but he performs what, fewer procedures। हमने क्या बोला था, मेरे सीए ने क्या करा था, ऐसे कुछ एक्टिवली ज्यादा काम किया गया, जा जाके देखा गया नहीं, उसने बस क्या बोला, भाई मेरे नजर में ऐसा कुछ आया नहीं। वो नेगेटिव स्टाइल में बोलता है, नथिंग हैज कम टू माई अटेंशन, मेरे को ऐसा नजर में कुछ आया नहीं जिससे मैं ये कह सकूं कि कुछ गड़बड़ है। बट ऑडिट में अपन अश्योरेंस देते तो क्या बोलते हैं, इन माई ओपिनियन। तो मैं बोल रहा भाई जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं, तो अश्योरेंस लेवल उधर ही समझ में आता है कि उसमें फर्क है करके। गॉट इट? ओके। हाउएवर बोथ ऑडिट एंड रिव्यू, क्या बोला, चाहे दोनों ये किस पे होते हैं, हिस्टोरिकल। नहीं, आपको डिफरेंस के लिए पूछा है, शॉर्ट नोट के लिए पूछा है, ट्रू एंड फॉल्स के लिए आएगा ये क्वेश्चन। ऐसा ट्रू एंड फॉल्स के लिए आता, तुम्हें पूरा पैराग्राफ लिख के आना पड़ता। आप लोग ट्रू एंड फॉल्स में एग्जाम में अभी कैसे लिख के आए, 2-2 लाइन का लिख के आए, 3-3 लाइन लिख के आए, बराबर है कि नहीं। थोड़ा ज्यादा आपको लिखने को बोला तो आपको लगा थोड़ी 2 मार्क के लिए इतना थोड़ी लिखूंगा, इतना थोड़ी पेन का इंक खर्चा करूंगा मैं, तो ऐसा नहीं होता भाई। ये अगर आप खुद के राइटिंग में लिखोगे ना इतना वाला पार्ट ये, तो आप देख लेना हाफ पेज कम से कम होगा ये। उसके सजेस्टेड में दिखता है इतना सारा, आप लिख के आते 2 लाइन का आंसर, फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे नंबर चाहिए। ये कंटेंट पता होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड रिव्यू। आर वी गुड? टाइप्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट, ये इधर उन्होंने डिफरेंस आपके लिए करके रखा है, पढ़ लोगे इसको होमवर्क के लिए, वही सब बातें अभी, बट पढ़ना जरूरी है अभी, ठीक है। फिर ये एग्जाम्पल्स दिया है उन्होंने, ये पूरा जो समरी जो अपन ने अभी बनाया ना ये, ठीक है ना, वो हो गया यहाँ पे। ये क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर पढ़ेंगे इसको, स्टैंडर्ड्स कौन से हैं इसके बारे में बात करिए अपन ने। ऐसे दे अप्लाई टू व्हाट, ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बराबर है क्या। SRE, रिव्यू एंगेजमेंट्स, दे अगेन अप्लाई टू रिव्यू ऑफ व्हाट, तो डिफरेंस क्या है दोनों लाइन में, दे अप्लाई टू ऑडिट एंड दे अप्लाई टू रिव्यू। ऐसा लिख के आने का, नहीं तो वो वर्ड अपन इतना सा मिस कर लेते, गया विकेट डाउन। क्लियर है? SAE, they apply to what, assurance engagement only, but other than audit and review of historical financial, बराबर है कि नहीं। फिर उसके बाद SRS, दे आर अग्रीड अपॉन प्रोसीजर, अकाउंटिंग कर, कंपाइलेशन, अग्रीड प्रोसीजर है, ये ऐसा काम करने का है, बस अकाउंटिंग का काम करके दे, इसमें हम लोग कोई ओपिनियन नहीं दे रहे। क्लियर है एकदम? इसी के बारे में विस्तार में ये बस एग्जाम्पल्स दिए, सम एग्जाम्पल्स, और डिफाइन किया है जो हमने क्लास में जो एक्सप्लेनेशन दिया इसका, SA के बारे में, SRE के बारे में। पढ़ना है अपने को, ये पढ़ लेते, क्या दिक्कत है उसमें। आपको जब समझ में आ जाएगा कि नहीं सर ये सब आपने बताया है, तो हम लोग फिर अगले कॉन्सेप्ट। कितने पेजेस हो गए आपको पता है क्या अभी, मजाक में 5-10 पेज हो गए आपने पढ़ के। स्लो पढ़ाया या फास्ट पढ़ाया? ठीक ठाक सही है ना, फास्ट ट्रैक के हिसाब से स्पीड सही है ना, सही है ना एकदम। हाँ, तो ये एक बार ऐसा थोड़ा एक बार वाइब चेक हो गया ना कि सर हम ऐसा पढ़ना चाहते हैं, मैं ऐसा पढ़ा रहा हूं, वो एक बार अपन कंसेंसस पे आ गए, फिर तो क्या है फिर। गाइज इन द लाइव स्ट्रीमिंग, गुड मॉर्निंग। ओके, चलो
सो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग देखते एक बार कि इसके अंदर क्या लिखना होता है, फिर अगर आपको सही लगे तो फिर देखेंगे अपन. दे आर इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर. इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग अप्लाई टू ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कभी सुना है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस? आप लोगों को पता ही नहीं आंसर का क्वालिटी कैसे लिखने का. आप लोग को लगता है अरे ये ऐसा थोड़ी ना, ऐसे बहुत सी बार आपने देखा होगा ना, इन अदर वर्ड्स, हाउएवर, ऑल्सो नोन एज. आपको लगता है सब लिखना नहीं होता है, ये एक लाइन पढ़ लिया हो गया, फिर आपका आंसर छोटू छोटू दिखता है और फिर हर बच्चा रोता है मेरे को ऑडिट में मार्क्स क्यों नहीं मिलते. सब पढ़ाता हूं बट फिर भी नंबर क्यों नहीं आते? कट शॉर्ट करके लिखते आप, क्योंकि आपका मन नहीं मानता है कि अबे यार ये इन अदर वर्ड जैसा लिखूं क्या मैं, वो एग्जामिनर को लगेगा बहुत फालतू लिख रहा हूं मैं. अरे तुम मॉड्यूल में देखो भाई, देखो क्या लिखा हुआ है. ऐसे अप्लाई टू, देखना आप, मजाक नहीं कर रहा. ऐसे अप्लाइड इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर. बराबर है. फिर क्या लिखा? इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. नॉनसेंस. अरे यही तो बात हो रही ना. स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अप्लाई टू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. समझा गया? दीज एस्टैब्लिश हाई क्वालिटी बेंचमार्क. सिंस इट्स अ स्टैंडर्ड, वो क्या बोलता है? इट इज अ बेंचमार्क, कि इसके हिसाब से तो आपने क्या करना है, काम तो करना ही है आपने. बराबर है. फॉलोड बाय दी ऑडिटर्स इन कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ. नया क्या ऐड किया? बस बेंचमार्क. बट उसके लिए वापस से वही चीज लिखी, नहीं तो आप लिख के क्या आ जाते? दीज एस्टैब्लिश हाई क्वालिटी बेंचमार्क्स. इतना लिख के आएगा. तो आगे लिखना क्या? फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. लिखना, बार बार लिखना. समझ में? कभी लिखा ये एग्जाम में ऐसा? नहीं. हमको लगता है ये ऐसा फालतू का कंटेंट लिख रहे सर हम लोग. बेटा वो फालतू नहीं है. मजा है क्या? आगे देखो. स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हैव बीन इशूड ऑन वाइड स्पेक्ट्रम इश्यूज इन द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग रेंजिंग फ्रॉम. मतलब अभी इसमें स्टैंडर्ड्स किसके लिए दिए? तो 200 से 700 तक का सीरीज मालूम है ना आपको? 800 तक का सीरीज है बट आपको 700 तक एप्लीकेबल है. तो इधर क्या लिखा है? एसए 200 बात करता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट, ये 200. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन 230. प्लानिंग द ऑडिट 300. आइडेंटिफाइंग असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट 315. ऑडिट सैंपलिंग 530. ऑडिट एविडेंस 500 एंड रिपोर्टिंग 700 का सीरीज. बच्चा बोलते हैं सर हमने ये कंटेंट कैसे लिखने का? कुछ नहीं है भाई, उन्होंने स्टैंडर्ड नंबर ना लिखते हुए उन्होंने क्या लिखा? इट रेंजेस फ्रॉम. कुछ नहीं, 4-5 एग्जांपल दिए स्टैंडर्ड्स के, और क्या. व्हाट्स द डिफिकल्टी इन दिस? नथिंग. परसेप्शन बदलना है आपको कि ऑडिट सही मायने में बहुत इंटरेस्टिंग और इजी है. समझ में आया आपको? एंड दिस इज योर ब्रेड एंड बटर. ट्राई टू अंडरस्टैंड. इन आर्टिकलशिप यू आर गोइंग टू डू ऑडिट. समझा बात को? सीए फाइनल में पढ़ना पड़ेगा ऑडिट. सीए बनने के बाद जॉब करोगे करना पड़ेगा ऑडिट. प्रैक्टिस करोगे करना पड़ेगा ऑडिट. धंधा करोगे ऑडिट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है. तो ऑडिट इज लाइक देयर विथ यू फॉर एवर. समझा गया बात को? दिस कवर ऑल सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स. वापस अभी क्या करा देख. सम एग्जाम्पल्स आर 200, 230, 315, 500, 700. समझ में आ रहा है क्या हुआ? वही चीज वापस से नीचे लिखी. ऐसा आप लिखोगे कैसा मस्त 2 पेज का आंसर ऐसा भर भर के. अरे सर अब बताओ सर कौन नंबर काटता है हमारे? क्लियर है? दिस इज द आर्ट दैट यू आर सपोज टू लर्न एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव इन द फास्ट ट्रैक बैच. कॉन्सेप्ट क्लैरिटी प्लस द वे ऑफ राइटिंग द आंसर्स. क्लियर है? अभी यही रिव्यू. स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू अप्लाई टू कंटेक्स्ट. वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड. लिमिटेड प्रोवाइड लोअर एश्योरेंस देन ऑडिट. अब क्या ये सब बातें आप पढ़ सकते हो? प्रॉमिस करो घर पे पढ़ोगे इसको. सही है ना? एकदम कॉन्सेप्ट एकदम ये सिंपल है एकदम. सो ये क्या बोलता है? इट प्रोवाइड्स व्हाट? लिमिटेड एश्योरेंस, लोअर देन प्रोवाइडेड इन द ऑडिट, फ्यू प्रोसीजर्स कंपेयर्ड टू ऑडिट. यही तो बात हुई थी. ऊपर भी हमने यही बातें डिस्कस करी थी. एग्जाम्पल्स. एश्योरेंस एंगेजमेंट किस पे होता है अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स?
बराबर है कि नहीं? द स्टैंडर्ड्स आर नोन एज SAE, उसके एग्जांपल्स दिए. क्लियर है एकदम? स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज, इट इज व्हाट? अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स. अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स मतलब क्या भाई? जो आपने डिसाइड है कि ऐसा ऐसा काम होना चाहिए, वैसा वैसा होगा. अकाउंटिंग करो, कंपाइलिंग करो, खत्म. अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स. और उसका एक एग्जाम्पल दिया है. खत्म हो गया क्या भाई? और ये सब पे एक पप्पा स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, और वो क्या है? एक ही है. वो क्या बोलता है? हैव बीन इशूड टू, क्या बोला? एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड एंड गाइडेंस ऑफ फर्म्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल फॉर व्हाट? कंडक्ट ऑफ ऑडिट, रिव्यू, फॉर अदर अश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट. मतलब सब पे, सिर्फ ऑडिट पे है क्या? रिव्यू पे, उस पे भी है ना? सब पे एप्लीकेबल है वो. तो ऐसा उन्होंने एक्सप्लेन किया. अपन एग्जाम में क्या लिख के आते? SQC1 हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टू एंश्योर द फर्म्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑन ऑल एंगेजमेंट्स. बच्चा क्या लिखता? ऑल एंगेजमेंट्स. क्या लिखना है? ऑल एंगेजमेंट की जगह आपने वो सारे एंगेजमेंट्स को लिखना है, शॉर्टकट नहीं मारना है. यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट? वाई आर स्टैंडर्ड्स नीडेड? तो स्टैंडर्ड्स आर नीडेड टू कैरी आउट द ऑडिट एज पर द बेंचमार्क, टू इंप्रूव द क्वालिटी, यूनिफॉर्मिटी, to equip with the professional knowledge and to ensure audit quality. Basic. क्या हमको स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है? बोलो बच्चों. व्हाट इज द ड्यूटी? स्टैंडर्ड शुड बी फॉलोड. उसमें हम लोग कट शॉर्ट नहीं कर सकते. बाय हूं? प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स. आप इसको एक लाइन में लिख के आते. द ड्यूटी ऑफ द प्रैक्टिशनर्स इज टू सी दैट द स्टैंडर्ड्स आर फॉलोड इन द एंगेजमेंट्स अंडरटेकन बाय देम. इतना लिख के आते हैं. इन्होंने क्या बोला? इट शुड बी फॉलोड. इधर लिखा ना ड्यूटी ऑफ, इट शुड बी फॉलोड. वापस से लिखा बाय प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स. बताओ मुझे फर्स्ट सेंटेंस ये पढ़ो आप. इट इज द ड्यूटी of professional accountants to follow standards. बराबर है कि नहीं? वापस से क्या बोला? These are followed by nonsense. समझ में आ रहा है क्या आपको? क्या हो रहा है? दिख रहा है ना आपको? आप एक लाइन में खत्म करके आते हैं. लेट लेट के लिखने का एकदम. समझते हो? लेट के लिखना मतलब क्या होता है मालूम आपको? एग्जाम में कोई पेपर लिखा है आपने, ऐसे लिखते थे लेट के, सो के ऐसे लिखते ना, जो मन में है दान 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 दान, ऐसे ऐसे लिखने का. रुकने का नहीं अपने आप को. डाउनलोड अपलोड, जो दिमाग में आए इधर छापते जाओ पेपर में, रोकना नहीं. जिस दिन आपने सोच लिया पेपर लिखते समय कि भाई कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहा हूं कि मैं पेपर में गया, क्योंकि जब तक आप लिखते रहते हो ना बराबर, वो दिमाग बराबर सेंटेंस बना के तू बेटे लिख. जिस दिन आपने अपने आप को रोक लिया भाई, फिर दिमाग बोलते जा चले अब तू तेरा देख ले. ये रिपीट रिपीट, क्योंकि आप समझो आप वो रिपीट रिपीट क्यों करते हो मालूम है? क्योंकि आप वही रिपीट रिपीट पढ़े हुए हो ना, तो दिमाग बोलता है मैंने ये पढ़ा था, मैं लिखता हूं इसको. दिल बोलता है नहीं नहीं बकवास कर रहा है तू. फिर वो फाइट हो जाता है दोनों में, दिल और दिमाग में. However, a situation may arise when a specific procedure are required in standards would be ineffective in professional engagement. In such case, he is required to perform what? Alternative procedure to achieve the purpose. कभी कभी होता है ना कि हम लोग एक प्रोसीजर परफॉर्म करना होता है, वो हम लोग फॉलो नहीं कर सकते, तो वी हैव टू लुक फॉर द अल्टरनेटिव प्रोसीजर. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को इन्वेंट्री वेरीफाई करने का है 31 मार्च को, मेरे को पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट है, तो मैं क्या करूंगा? अल्टरनेटिव डेट पे करूंगा. या तो वो इन्वेंट्री यूएस में है, मैं नहीं जा सकता यूएस में, तो उसके लिए मैं अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, रिकंसिलेशन करके स्टॉक का पोजीशन आइडेंटिफाई करेगा. अगर वो पॉसिबल नहीं है तो हार मत मानो, क्या करो? अल्टरनेटिव प्रोसीजर अपनाओ. क्लियर है एकदम? ऑल्सो रीजन फॉर डिपार्चर हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड. रीजन फॉर डिपार्चर मतलब क्या? नॉन कंप्लायंस विथ स्टैंडर्ड्स. रीजन फॉर डिपार्चर मतलब क्या? नॉन कंप्लायंस विथ स्टैंडर्ड्स. बराबर है? फर्दर हिज रिपोर्ट शुड ड्रॉ अटेंशन टू द डिपार्चर्स.
mere disclosure does not absolve the professional accountant from complying. वो क्या बोल रहा है, ये ट्रू एंड फॉल्स में आता है. आप स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई मत करो, कोई बात नहीं, आप क्या कर रहे हो, उसका डिस्क्लोजर दे दो, तो क्या आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई? आंसर इज नो. भाई तेरे को स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना पड़ेगा. डिपार्चर हुआ, डिस्क्लोजर दे, बट इससे तू तेरी जिम्मेदारियों से दूर नहीं हट सकता. यू आर रिस्पॉन्सिबल, ये तेरे को काम करना ही पड़ेगा. समझ में आया क्या? आर वी गुड? परफेक्ट है. सो ये यहां पे दिख रहा है आपको, ये लैटर पार्ट ऑफ द चैप्टर इज ओवर. हाफ चैप्टर खत्म. सही है? क्या समझा आपको? क्विक रिकैप. एंगेजमेंट जो हम लोग करते हैं उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं फॉर एन अश्योरेंस एंगेजमेंट, बताइए. 5 लोग, 5 पॉइंट अपने. ऐसा देखो और समझो मेरी बात को. कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया ना, नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम रिटेनिंग इट. विद इन सेकेंड्स आपको चीजें याद हो जाती है इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. सो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट? अभी मैं ऐसे आपको सवाल पूछता हूं, चेक करते हैं आपको आता है क्या. बोलो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट, बिना बुक में देखे. पहले 5 पॉइंट वो हेडिंग बोल दो. 3 पार्टी, फिर सब्जेक्ट मैटर, थर्ड सुटेबल क्राइटेरिया, फिर ऑब्टेन व्हाट, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, एंड देन गिव द रिटर्न रिपोर्ट. सही है एकदम? क्या ऑडिट और रिव्यू में फर्क है? बराबर है. और एसए, एसएई, एसआरई, एसआरएस, एसक्यूसी, इन सब में अलग अलग एंगेजमेंट्स कहां कहां पे यूज होते हैं वो समझ में आया आपको? खत्म हो गया. दैट्स इट. आर वी गुड? क्लियर है एकदम? क्या हमारा स्पीड सही है? अभी आपने ये, जब आपने पूरा ये पढ़ लिया ना, सर पूरा कोर्स यूट्यूब पे होगा क्या? गेस कर. देखो ऐसे बच्चों के लिए मेरे पास एक ही आंसर है. आप लोग सीए कर रहे हो ना अभी? जब आप सीए बन जाओगे फ्री में काम करोगे क्या? आप फ्री में करोगे काम? ऑडिट्स आप फ्री में कर लोगे? चैरिटी इतनी आप मेहनत कर रहे हो, टॉर्चर आप सहन कर रहे हो, सीए बनने के बाद विल यू वर्क फॉर फ्री? इफ योर आंसर इज नो, माई आंसर इज नो. इफ योर आंसर इज यस, माई आंसर इज यस. सिंपल है ना? सर क्वेश्चन बैंक एंड मॉड्यूल की एक्सरसाइज नहीं कराओगे? ढोकले मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि तू कुछ सॉल्व करेगा ना उसको, और फिर मेरे को दिखाएगा ना, फिर मैं चेक करूंगा ना, और हम लोग उसको क्लास में डिस्कस करेंगे, ऐसा बोला था ना? ठीक है. सर अप्रॉक्स कितने लेक्चर होंगे? नहीं मालूम, न्यू सिलेबस है ना. फास्ट ट्रैक में कितना टाइम लगेगा ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं. 30-35 लेक्चर में ट्राई करेंगे कि कवर करेंगे इसको. ठीक है ना? ठीक है, चलो. सो ये हो गया यहां पे काम किसके बारे में? स्टैंडर्ड्स और ये ऐसा. क्लियर है एकदम? ओके. सो अभी क्या करेंगे अपन? कहां तक पढ़ के हो गया? ये क्वालिटीज बाकी है, बीच में का एक पार्ट बाकी, ये एलिमेंट्स तक हो गया, ये मीनिंग ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट हो गया ये. सो यहां तक अपना पढ़ के हो चुका है. मतलब आप देख रहे हो चैप्टर का जो हाफ पार्ट है वो क्या हो गया? वो अपना फिनिश हो चुका है. नाउ विल कम टू व्हाट? किधर आएंगे अभी अपन? अदर हाफ ऑफ द चैप्टर में आएंगे. ठीक है ना? तो कल ही अपना चैप्टर क्या हो जाएगा दोस्त? खत्म हो जाएगा. मजा आएगा. चलो अभी हम लोग बात करते हैं अबाउट नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग. ठीक है? अब ये ऑडिट का डेफिनेशन क्यों पढ़ना है? ऐसे एग्जाम में पूछते हैं क्या? ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछते, बट कभी कभी वो फिलर के लिए काम में आता है. जब कुछ ऑब्जेक्टिव्स या ऐसा कुछ आता है ना क्वेश्चन स्कोप के बारे में वगैरह, तो इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस टू यूज द डेफिनेशन.
सो ये डेफिनेशन तो पहले भी आपने पढ़ा हुआ है, एक बार हम लोग इसको समझ लेते हैं। अभी बेटा हम लोग स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहे हैं? ऑडिट के। जब तक दूसरा कुछ ना बोलूं, अब जो अपना काम है वो क्या है भाई? इट इज ऑडिट ओनली। तो ऑडिट ऑन व्हाट? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिविंग रीजनेबल अश्योरेंस। अब ये बात ध्यान में रखने का कि अपने का अभी ये काम है। ऑडिट जब भी बोला तो दिमाग में बैकग्राउंड में उसका वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लिक होना चाहिए। कोई भी वर्ड आया ऑडिट तो यू शुड हैव दैट थिंग, हाँ ये ऑडिट मतलब क्या बोल रहा है ये। गुड, यस सर। सो डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, चलो लिखो साथ में। ऑडिट इज एन independent examination of financial information. Do you agree with this? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही होगा of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form. When such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. ये बस ऐसा क्या है, ये एक अपने को डेफिनेशन काम में आ जाता है। सो ऑडिट क्या बोलते हैं बच्चों? वी ऑल नो दैट ऑडिट इज व्हाट? एन एग्जामिनेशन। ऑडिट मतलब पता है अपने को, इट इज व्हाट? एन एग्जामिनेशन। बट ये क्या बोलता है? इट इज नॉट जस्ट एन एग्जामिनेशन बट इट इज व्हाट? एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। सो ये इंडिपेंडेंस के बारे में हम लोग जो है चैप्टर नंबर 11 में, ये फर्स्ट चैप्टर होने के बाद हम लोग तुरंत स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11, प्रोफेशनल एथिक्स, वो वाला चैप्टर, ठीक है ना, एंड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। सो उसके अंदर बताया गया है कि ऑडिटर ने होना चाहिए इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंस मतलब सिंपल बात करें तो ही शुड बी फ्री फ्रॉम एनी इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या होना चाहिए? ही शुड बी फ्री फ्रॉम एनी इंटरेस्ट, बी इट फाइनेंशियल और एनी अदर, ठीक है ना। वो जो भी अपने डिसीजंस मतलब ओपिनियंस देगा, इट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट। सो क्या कहता है कि ऑडिट इज नॉट जस्ट एग्जामिनेशन, बट वो क्या बोलता है? इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। पॉइंट नंबर 1 समझ में आया? तो ये प्रीफिक्स में वर्ड ध्यान में रखना है। और ये जो है इंडिपेंडेंस होना, ये अपने को SQC 1 बोलता है, SA 220 बोलता है कि भाई अपने को इंडिपेंडेंट रहना है, तभी जाके आप अच्छे क्वालिटी का ऑडिट आप कर सकते हो। सोचो अगर आप किसी के दबाव में आके, किसी के प्रेशर में आके, जैसा मैनेजमेंट बोल रहा है वैसा ही अगर अपन काम करेंगे तो क्या अपना ऑडिट सही से होगा क्या? और क्या हम लोग वो इंटेंडेड यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि इंटेंडेड यूजर्स को भी क्या लगेगा, अरे यार ये तो जो मैनेजमेंट जैसे बोल रहा है वैसा काम कर रहा है, ही इज द पपेट ऑफ मैनेजमेंट, सो ऐसा चलेगा क्या? नहीं। इसीलिए फिर वो क्या बोलते हैं यहाँ पे कि ऑडिट करना है ना तो इट इज नॉट जस्ट एग्जामिनेशन बट व्हाट? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसका एग्जामिनेशन है? वेरी गुड।
सो इट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल, अब आप ये तो पता है अपने को। और क्या बोलता है? ऑफ एनी एंटिटी, कोई भी एंटिटी का, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, उसका लीगल फॉर्म क्या हो, किसी का भी ऑडिट हो सकता है, ठीक है ना। सो दिस एंटायर एक्टिविटी इज डन विथ अ व्यू टू व्हाट? एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर एकदम? सो एक बार रीड करो इस डेफिनेशन को, क्या कहता है? व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन of financial information of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. Clear एकदम? Yes sir. अभी इनसे कुछ हम लोग अगले कॉन्सेप्ट हम लोग बनाते हैं। अभी वो क्या बोला? ऑफ एनी एंटिटी। क्या बोला इसने? एनी एंटिटी। बट यहां पे आप बात समझो कि जब हम लोग बोलते हैं ऑफ एनी एंटिटी, सो ऑडिट के रिक्वायरमेंट की जो बात करते हैं, सो ये दो टाइप का होता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ऑडिट जो है ये कैसा होता है? मैंडेटरी होता है, बराबर है, दैट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस उसे कराते हैं कैसा? वॉलेंटरी। एक मैंडेटरी ऑडिट कराते हैं और एक वॉलेंटरी, खुद की इच्छा से। कि मैंडेटरी मतलब क्या? जैसे कंपनीज एक्ट की अगर अपन बात करें, सो एवरी कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट इज रिक्वायर्ड टू गेट देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हाट? ऑडिटेड। चाहे वो सेक्शन 8 कंपनी हो, लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, कराना है। स्पेसिफाइड एंटिटीज अंडर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 44A भी अगर उन्हें एप्लीकेबल हो जाता है तो उन्हें भी टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता है ना, बाय लॉ कराते हैं। फिर वो ऑप्शन नहीं है उनके पास, ऑडिट करवाना ही है। समझ में आया आपको? उसके बाद अगर अपन बात करें इंश्योरेंस कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी, बैंक्स, बराबर है, पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो इनको ऑडिट कराना है मैंडेटरी बाय लॉ। बट अगर अपन बात करें एक इंडिविजुअल के लिए ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हेमंत सर आपका ऑडिट होता है क्या? नहीं होता है। बोले क्या होता है? मेरे को मालूम नहीं, हमको एप्लीकेबल ही नहीं है सर। होगा तब देखेंगे। एप्लीकेबल ही नहीं है इनको, ऐसा इंडिविजुअल के लिए कोई लॉ नहीं है। हाँ, बट अगर वो इंडिविजुअल इनकम टैक्स में 44AB में कवर होता है तो वो बाय इनकम टैक्स एक्ट होता है, ऐसा अदरवाइज नहीं है कुछ। समझा गया? पार्टनरशिप फर्म्स अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932, आपने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा था ना बचपन में? उसमें कहीं आपको ऐसा ऑडिट का प्रोविजन देखने को मिला था आपको? नहीं। सो नहीं है उनको भी ऑडिट। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसको भी नहीं है। करो बिजनेस बढ़िया। हाँ, वापस से मैं बता रहा हूं, अगर वो इनकम टैक्स एक्ट में कवर होते हैं तो फिर वो बाय लॉ वो इनकम टैक्स एक्ट में हो गया। ऐसा HUF या पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत ऐसा कोई ऑडिट का रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बात पहुंची आप तक? क्लियर है एकदम? यस सर। सो ऑफ एनी एंटिटी इट कैन बी मैंडेटरी और वॉलेंटरी। क्लियर है एकदम? ऑल गुड है एकदम? यस सर। उसके बाद अपन बात करते हैं ओपिनियन। अपन ओपिनियन देते हैं, फटाफट बोल दो, ओपिनियन कैसा देते हैं अपन? ट्रू एंड फेयर। ये तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं ना आप। ओपिनियन कैसे देते हैं अपन? ट्रू एंड फेयर। फेयर कब बोलेंगे? व्हेन इट इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस्टेक। सही है एकदम? यस। सो यहां तक आपको कोई दिक्कत है क्या बच्चों? आसान है एकदम? एक बार ऑडिट का डेफिनेशन पढ़ लिया आपने, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो, ओके। अभी एकदम ऐसा फालतू फालतू मतलब इजी इजी, फालतू मतलब इजी, ठीक है? ऐसे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, सिंस इट्स अ फर्स्ट चैप्टर, ये पढ़ लेते हैं अपन।
पॉइंट नंबर 1, ऑडिट किसका होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। ऑडिटर उसके ऊपर ओपिनियन देता है। ओपिनियन देने के बाद क्या होता है? इंटेंडेड यूजर्स का कॉन्फिडेंस क्या होता है? बढ़ जाता है, और फिर वो लोग क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं। अब सबसे पहले हमको ये पहला सवाल जो यहां पे पूछा गया है, एकदम आराम से रिलैक्स, कि हु आर द इंटेंडेड यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन यूज करते हैं, और जो लोग यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं, इसके बारे में बात करना है। सिंपल क्वेश्चन, एकदम बेसिक। यूजर्स ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नंबर 1 कौन है? इन्वेस्टर। फिर कौन है? शेयर होल्डर। जो हाईलाइटेड है वो पॉइंट्स पे देखो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फिर गवर्नमेंट, ट्रेड यूनियन, इंश्योरेंस कंपनीज। ये तो एक लिस्ट है जो इलिस्ट्रेटिव है। डिस्कस करते हैं, डिस्कस करके याद हो जाएगा तो आंसर ऑटोमेटिकली हम लोग अच्छे से लिख सकते हैं इसको। पहला पॉइंट, इन्वेस्टर। भैया आप ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप यूज करोगे, क्या करोगे ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का? एज एन इन्वेस्टर आप क्या करोगे? बोलो भाई। देखो, आपके मन को लगेगा कि सर मैं बहुत फालतू आंसर दे रहा हूं, या तो आपको लगेगा सर आपको नहीं पता क्या, हमसे क्या पूछ रहे हो, मैं सीए बन चुका हूं, आपको लिखना है, तो आप आंसर दो। बताओ इन्वेस्टर क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा ना। तो इन्वेस्ट करना या नहीं करना, उसका डिसीजन लेने का है ना उसको। खत्म हो गई ना बात, सही है ना? हाँ, उसके बाद नेक्स्ट शेयर होल्डर। शेयर होल्डर तो ऑलरेडी पैसा लगा रखा है। इन्वेस्टर क्या है? तुम दोनों समझो बात को। इन्वेस्टर पैसा लगाने वाला है, तो पैसा लगाऊं या ना लगाऊं, इसके लिए वो क्या कर रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी कर रहा है ये डिसीजन के लिए। शेयर होल्डर क्या हुआ भाई? उसने तो ऑलरेडी पैसा लगा चुका है ना, वो तो ऑलरेडी कंपनी के अंदर वो पैसा लगा चुका है। फिर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स काहे देखेगा? बताओ इसका पर्पस क्या है? ही इज एंग्शियस, ही इज वरीड, मैंने पैसा लगाया अभी इसका हो क्या रहा है। अब तुम अगर मान लो LIC के तुमने शेयर्स लिए, तो तुम काफी इंटरेस्टेड रहोगे ना कि ये कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। अगर ये कंपनी डूब जाएगी तो आपका उसके साथ पैसा भी डूबेगा, बराबर है कि नहीं? अगर ये कंपनी को फायदा हुआ तो आपका भी फायदा होगा। फिर लोग अभी जैसे आप लोग LIC न्यूज में क्या है, लोग बहुत, जिसके पास LIC का स्टॉक है वो तो फॉलो करता है कंपनी को कि LIC ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, वो कितना सब्सक्राइब हुआ, अच्छा इंडिया में उसका अभी है ना काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, इतने करोड़ों का बिजनेस किया वो नई पॉलिसी ने। लगेज मार्केट पे उसका इंपैक्ट दिखता है, शेयर प्राइस भागता है। कितने टाइम बाद तो LIC का शेयर प्राइस ऊपर चढ़ा, इश्यू प्राइस से ऊपर बहुत टाइम बाद गया, मालूम है आप लोगों को? अभी कहा उसने वो बैरियर ब्रेक किया उसने। फिर अभी कल परसों आपने न्यूज देखा होगा कि LIC को 25,000 करोड़ का कुछ, कितना अमाउंट बोला? 25,000 करोड़ का LIC को क्या मिला? रिफंड मिला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, IT रिफंड। और उनकी कुछ लाइबिलिटी भी है, कितनी? 2-3 हजार करोड़ की। रिफंड कितना मिला? 25,000 करोड़। लाइबिलिटी कितनी थी? 2-3 हजार करोड़। अब ये जब इनफ्लो ऑफ फंड हो रहा है 25,000 करोड़ का, तो वापस से कंपनी के लिए तो अच्छा है नहीं है? तो वापस से शेयर प्राइस क्या हो जाएगा उसका? वो सब मार्केट में वो दिखता है, उधर सेंटिमेंट्स दिखते हो। तो इसीलिए शेयर होल्डर काफी क्या है? एंग्शियस है उस बात को लेके। क्लियर है कि एकदम? यूजर फर्स्ट दो कौन से थे? इन्वेस्टर और शेयर होल्डर। दूसरा अभी कौन है? बैंकर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और इसी के साथ साथ हम लोग क्या देखते हैं? बैंक, सॉरी, आपको बैंक से क्या चाहिए? पैसा चाहिए ना आपको, तो बैंक को दिखाना पड़ता है ऑन पेपर कि मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है। बहुत डेंजर है, मेरे को समझ में नहीं आता। अब बैंक से लोन लेना है तो तुमने ऑन पेपर दिखाना चाहिए कि तुमको लोन की जरूरत नहीं है, हमें मेरे पास बहुत पैसा है। ऑन पेपर जब तुम अमीर रहोगे तो बैंक बोलेगा अच्छा तू बहुत अमीर दिख रहा है, तेरे को लोन चाहिए, तू ले।
अब अगर मैं गरीब हूं, आदमी गरीब इंसान को लोन चाहिए, बैंक बोलता है तू गरीब है तेरे को नहीं लोन दूंगा मैं। अबे साले अमीर को आदमी को लोन थोड़ी चाहिए होता है, गरीब को चाहिए, बट गरीब को नहीं मिलता, अमीर को मिल रहा है। तो ये आपका फाइनेंशियल पोजीशन कहां से पता चलता है? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब अपन क्या करेंगे फिर? मैं तो सर गरीब हूं, खानदानी गरीब हूं, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? फिर मेरे को बैंक से लोन चाहिए तो मैं तो झूठे झूठे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दूंगा, बता दूंगा मैं भी ऑन पेपर, अरे हजारों करोड़ का प्रॉफिट है मेरा, अंबानी को पीछे छोड़ता हूं मैं, है ना? तो बैंक क्या यकीन कर लेगा क्या? तो बैंक क्या बोलेगा? एक काम कर, जा पहले सीए के पास जा, इसका ऑडिट करा, फिर अपन बात करेंगे। समझ में आया आपको? सो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड बाय बैंकर्स एज वेल एज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कि आपको लोन दे या ना दे, ये डिसाइड करने के लिए। समझ में आया आपको? उसके बाद नेक्स्ट गवर्नमेंट टैक्स, वेरी सिंपल। ट्रेड यूनियन हमारी मांगे नहीं करूंगा, तो फिर ट्रेड यूनियन क्या करेंगे? वो हड़ताल करेंगे, स्ट्राइक पे चले जाएंगे। फिर वो मैनेजमेंट बोलेगा उनको, अरे समझो भाई तुम्हारी मांगे पूरी नहीं कर सकते, तुमको सैलरी इंक्रीमेंट वेजेस इंक्रीमेंट नहीं दे सकते, ऑलरेडी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो जो ट्रेड यूनियन का लीडर है वो क्या बोलेगा? तुम्हारा रोज का ये झूठ बोलते तुम, हर बार तुम बोलते कॉस्ट ज्यादा है कॉस्ट ज्यादा है। अरे भाई सही बोल रहा हूं, तो उसको यकीन नहीं आ रहा तो क्या करो भाई? ऑडिट करा ले, कॉस्ट ऑडिट करा ले, कॉस्ट ऑडिट करा के बता दे कि भाई सही में उतना कॉस्ट है या नहीं है। तो इसीलिए ट्रेड यूनियन। इंश्योरेंस क्लेम्स, अब तुम्हारे स्टॉक को आग लग गई, कितना स्टॉक था कितना नहीं था किसको पता? वो तो जल गया ना सर। तो ऑडिटर्स को बुलाते हैं, वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उसको रिव्यू करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और उसके हिसाब से स्टॉक पोजीशन कितना था वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम लोग क्या कर सकते हैं? जज कर सकते हैं। तो ये ऐसे ऐसे क्या है बच्चों? अलग अलग उपभोक्ता है, यूजर्स है ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर है एकदम? फटाफट बोल दो भाई, यस क्या? यस, अरे आंसर दो भाई, फटाफट बोलो। यस बोल रहे, पहले मेन पॉइंट बता दो कौन कौन यूजर है, उसका यूज तो आप ऑटोमेटिक लिख सकते हैं। इन्वेस्टर है, शेयर होल्डर है, बैंकर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट है, ट्रेड यूनियन है, इंश्योरेंस कंपनीज है। सही है एकदम। थोड़ा फालतू बात करते हैं, ये वाला एमसीक्यू के लिए। ओरिजिन, तो क्या बोला ये? ऑडिट वॉज इन एग्जिस्टेंस सिंस व्हाट? एंशियंट टाइम्स ऑल्सो, प्राचीन काल से। और उसका रेफरेंस जो है ये कौटिल्याज अर्थशास्त्र में दिया है इन 4th सेंचुरी बीसी, बराबर? कौटिल्याज अर्थशास्त्र, उस टाइम से ऑडिट का रेफरेंस है। पहले क्या होता था मालूम है क्या आपको? या तो आपके अगर पप्पा या दादा दादी कभी आपने ऐसे बचपन में ऑब्जर्व किया होगा, तो जब वो काम दुकान है, अगर आपके घर में किसी का दुकान है या कुछ ऐसे और एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को एक आदत थी कि ऐसे वो बैठते थे दुकान पे गद्दी पे, जिसको हम लोग पेड़ी या ऐसे कुछ उसे बोलते हैं। तो वो जो आता था ना उनका एम्प्लॉय, उससे वो लोग पूछते थे आज क्या काम किया, आज क्या क्या काम किया, ऐसा पूछते थे। तो पूरा हिसाब किताब है ना वो ओरली बोलता था कि आज वहां पे माल भेजा, इतने का पैसे आए वहां से, ये परचेज किया, ये सब वो सुन रहे हैं वो, और फिर पूरा हिसाब किताब लगाते हो कि आज का धंधा हो गया, बराबर तू जा अभी, फिर वो देखते हैं उसको। तो ये जो है ना पुराने जमाने में, ये सिर्फ इंडिया में नहीं सब जगह होता था कि अकाउंट्स को सुना जाता था। आज क्या काम किया वो पहले वो लोग क्या करते थे? सुनते थे, काय काय केला आज, क्या क्या किया आज, तो वो सुनते थे। सो लैटिन में एक वर्ड है ओडायर। क्या वर्ड है? ओडायर, जिसका मतलब होता है टू हियर, टू लिसन। तो क्या हुआ? पुराने जमाने में वो सुनते थे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि बिजनेसेस बढ़ने लग गए, कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ने लग गई, एंड विद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जॉइंट स्टॉक कंपनीज आने लग गई। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी समझते हो? जो अपनी नॉर्मल कंपनीज कि जिसमें क्या होता है ओनर और मैनेजर अलग अलग हो गया। तो अब ऐसे केस में क्या हो गया कि अकाउंट्स और सिस्टमैटिक तरीके से रखने लग गए, और अब उसको ऑडिट करना भी जरूरी हो गया।
कि जो शेयर होल्डर्स है वो तो डे टू डे बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे ना वो, तो फिर ऑडिट आया। फिर ऑडिट आया, ये उसको फॉर्मलाइज किया गया, तो अलग अलग प्रोफेशनल बॉडीज और इंस्टीट्यूट्स आई, बराबर। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, तो ऐसे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स आए और उन्होंने फिर फॉर्मल स्टैंडर्ड्स दिए कि ऐसे ऐसे आपने क्या करना है, ऑडिट को आपने कैरी आउट करना है। सो ऐसा ऑडिट क्या हुआ और इवॉल्व हुआ। तो ये प्राचीन जमाने से चलते आ रहा है, कौटिल्यास अर्थशास्त्र, 4th सेंचुरी बीसी। उसके बाद फर्स्ट ऑडिटर ऑफ इंडिया वाज अपॉइंटेड इन ब्रिटिश राज इन द ईयर 1860। क्लियर है एकदम। ऑडिट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट मीन्स व्हाट, ओडायर। ओडायर मीन्स टू ईयर। तो प्राचीन काल में अकाउंट्स सुने जाते थे कि आज क्या क्या काम हुआ, बट फिर उससे वो इवॉल्व होके वो क्या हो गया, फिर वो आज वो वर्ड हम लोग बोलते हैं ऑडिट। क्लियर है एकदम। और इंस्टीट्यूट जो है उसका एक्ट क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, और अपना फाउंडेशन डे क्या है, सीए डे 1 जुलाई। सही है ना एकदम, यस सर। सो ये एकदम बेसिक है। आर वी गुड, समझ में आया आपको। सो अभी हमने 2 बेसिक क्वेश्चंस कौन से पढ़े रहे बच्चों, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग। ये क्या है, ऐसा फालतू एकदम, बट ये एमसीक्यूज के लिए बहुत जरूरी है। फालतू से फालतू क्वेश्चन क्या पूछेंगे, ओरिजिन ऑफ द वर्ड ऑर्डायर इज फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। बच्चा बोलेगा हाँ भाई साला ये कब हुआ, मेरे को तो आइडिया नहीं, ग्रीक है, लैटिन है, जर्मन है, फ्रेंच है। क्या होता है, ये पढ़ के नहीं जाओ तो डिफिकल्ट लगता है कि भाई पेपर में कुछ भलता ही पूछा, इसीलिए सब कुछ पढ़ के जाने का। इंस्टीट्यूट क्या है, आपके मजे ले लेगी, तो उसको पता है ये बातें, ये सब फालतू बच्चा पढ़ता नहीं है। तो मोस्टली आपने अगर अटेम्प्ट दिया होगा तो एमसीक्यूज वगैरह ऐसे ही जो है ना, बेसिक बेसिक उसमें से निकालते हैं एमसीक्यूज। फिर आप बोलते भाई ये कहाँ था बुक में, भाई बुक में सब था, तू पढ़ा नहीं। गुड, बोलो बच्चों, यस सर। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ। रेडी है क्या सब लोग? हाँ बच्चों। सो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अपन ओपिनियन देंगे, हाँ ना। तो ये ओपिनियन देंगे, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं अबाउट चार्ट्स बनाते जाएंगे, समरी बनाते जाएंगे लास्ट मिनट पे अच्छे से रिवीजन करने के लिए। सो वी टॉक अबाउट यूजर्स ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सही है, कितने यूजर्स थे आप बोलते जाओ। पहला इन्वेस्टर, दूसरा शेयर होल्डर, तीसरा बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसके बाद गवर्नमेंट, बोलो, फिर उसके बाद ट्रेड यूनियन, आखिरी में इंश्योरेंस कंपनीज। सो यहां पे लिख देते हैं सबसे पहले इन्वेस्टर, उसके बाद शेयर होल्डर, उसके बाद बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसके बाद गवर्नमेंट, उसके बाद ट्रेड यूनियंस, और लास्ट में
इंश्योरेंस कंपनीज। ओके, क्या लिखेंगे इधर नीचे, साथ में लिखते जाना। समरी नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। बोलो, एक एक का यूज। इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट मनी, खत्म करो बात को। टू इन्वेस्ट, शेयर होल्डर, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, बैंक्स टू lend money, to lend money, government collecting taxes, trade union negotiating wages, insurance company settlement of claims. गुड। तो इसीलिए ये इतने यूजर्स होने के वजह से, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देयरफॉर should not mislead anybody। क्या इस लाइन से आप सहमत हो क्या? ये यूजर्स है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, और ये लोग इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं सर। तो सिंस दीज यूजर्स यूज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू टेक व्हाट डिफरेंट डिफरेंट डिसीजंस, अपन क्या बोलते हैं, इट शुड नॉट मिसलीड एनीबडी। बराबर है कि नहीं? तो इसीलिए अपना अगला क्वेश्चन जो ये है कि ऐसे अपन ने क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल नॉट बी मिसलीडिंग एनी ऑफ द यूजर्स। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, ठीक है। सो यहां पे क्या लिखा है, इन डूइंग सो ही हैज टू सी, ही मतलब कौन, ऑडिटर। उसने क्या चेक करना है, दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वुड नॉट मिसलीड एनीबडी, किसी को वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ने गुमराह नहीं करना चाहिए। तो ऐसा ना हो, इसके लिए एज एन ऑडिटर अपन ने क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या मेजर्स लेने चाहिए, क्लियर एकदम। सो क्या कहते हैं अपन, सबसे पहले ये अकाउंट्स है, अकाउंट्स बनाओ, ऐसे ड्रॉ करो। ओके, बनाओ अकाउंट्स। ये अकाउंट्स है। तो क्या बोलता है, पहले दीज अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन व्हाट, एंट्रीज। ये अकाउंट्स कैसे बनने चाहिए, इट शुड बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन व्हाट, एंट्रीज। अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते कैसे रे बच्चों, याद है क्या आपको? नहीं, पहले ट्रांजैक्शन होता है, फिर हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं, फिर लेजर पोस्टिंग करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं ना। तो सबसे पहले आपने देखना है कि स्टार्ट जो है वो एंट्रीज, हर एक ट्रांजैक्शन का क्या होना चाहिए, एंट्री होना चाहिए। सो क्या लिखा है यहां पे देखो, फर्स्ट पॉइंट, द अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विथ रेफरेंस टू एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर है एकदम। सो एंट्रीज होना बहुत जरूरी है,
हर एक ट्रांजैक्शन का क्या होना चाहिए, एंट्री होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? फिर जो वो एंट्री जो आप पास कर रहे हो, दीज एंट्री शुड बी सपोर्टेड बाय व्हाट, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट व्हाट, एविडेंस। जाहिर सी बात है, मतलब इससे हम लोग क्या प्रूव करना चाहते हैं कि कोई भी फिक्टिशियस एंट्री ना हो। क्या हो? कोई भी फिक्टिशियस या कोई भी झूठी झूठी एंट्री वहां पे कोई ना करे। तो इसीलिए इन ऑर्डर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डज नॉट मिसलीड एनीबडी, क्या होना चाहिए, ये एंट्रीज के लिए क्या बोला उन्होंने, एकदम सही है, दीज एंट्रीज शुड बी सपोर्टेड बाय sufficient and appropriate evidence। क्लियर है एकदम? तो एंट्री होनी चाहिए, उसके बेसिस पे ही अकाउंट्स बनने चाहिए, बट सिर्फ एंट्री नहीं होनी चाहिए, उस एंट्री के लिए पुख्ता सबूत होना बहुत जरूरी है। अगर सबूत नहीं है तो क्या हो गया भाई, वो तो फिक्टिशियस ट्रांजैक्शन हो सकता है, झूठा ट्रांजैक्शन हो सकता है, और फिर अगर वो झूठा ट्रांजैक्शन है तो इट विल मिसलीड द इन्वेस्टर्स, द गवर्नमेंट, बोलो आया ना, टेक्निकली द यूजर्स। आर वी गुड? सेकेंड पॉइंट के बाद थर्ड पॉइंट क्या कहता है, अभी वापस एंट्रीज के बारे में बात हो रही है। नन ऑफ द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैज बीन ओमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ, अभी आप समझिए, आपने क्या करा, अकाउंटिंग एंट्रीज के बेसिस पे आपने क्या किया, लेजर पोस्टिंग किया ना, और लेजर पोस्टिंग के बेसिस पे आपने क्या बनाया, ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से बने क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो कंपाइलेशन स्टेज क्या थी, कंपाइलेशन स्टेज क्या थी, आपने लेजर्स बनाए, आपने क्या किया, लेजर्स बनाए, उसके बाद आपने ट्रायल बैलेंस बनाया। तो हो सकता है कि वो कंपाइलेशन के केस में क्या हो जाए, आपसे कोई एंट्री पोस्टिंग होना, जर्नल एंट्री पास हो गई बट लेजर पोस्टिंग होना आपसे मिस हो जाए, ट्रायल बैलेंस में आपने वो एंट्री या लेजर लेना आपसे रह गया होगा। अगर वो रह गया होगा तो वापस से क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हो जाएंगे ना। सो वो क्या बोलता है इसके अंदर कि एंट्रीज तो सपोर्टेड होनी चाहिए, बट साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, नो ओमिशन at the time of compilation। clear एकदम? so there should be no omission at the time of compilation। are we good? so 3 पॉइंट हो गए मजाक मजाक में। कौन से पॉइंट हो गए, आपको सामने क्या दिख रहा है, अकाउंट्स। सो पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, दिस शुड बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन एंट्रीज, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, डोंट फॉरगेट। फिर एंट्रीज को लेके ही वो क्या बोलता है, दिस एंट्री शुड बी सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस, एंड दिस एंट्री शुड नॉट बी ओमिटेड एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। क्लियर है एकदम? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अब इस अकाउंट्स के अंदर, इस अकाउंट्स के अंदर दो बातें होती हैं। इस अकाउंट के अंदर इंफॉर्मेशन होती है ना, ये क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, द इंफॉर्मेशन कन्वेड इन द स्टेटमेंट इज व्हाट, क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। व्हाटएवर इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन कन्वेड, मतलब इंफॉर्मेशन मतलब जो भी हम लोग डिस्क्लोजर्स देते हैं ना, नोट्स टू अकाउंट्स में हम लोग डिस्क्लोजर्स देते हैं ना, सेगमेंट इंफॉर्मेशन का, अकाउंटिंग पॉलिसीज का, गोइंग कंसर्न का, रिलेटेड पार्टीज का, ये हम लोग डिस्क्लोजर देते हैं ना। सो वो क्या कहता है कि द इंफॉर्मेशन कन्वेड, क्या बोलता है बोलो, इंफॉर्मेशन मतलब ही मैं यहां पे ब्रैकेट में लिखता हूं सो दैट आपको पता रहे कि वी आर टॉकिंग अबाउट दी डिस्क्लोजर। किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्क्लोजर। सो इंफॉर्मेशन कन्वेड दैट इज प्रेजेंटेड, कन्वेड का मतलब होता है प्रेजेंटेड, शुड बी
क्या बोला उसने? क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, मतलब इट शुड बी एज इंटेंडेड। अनएम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? एज इंटेंडेड, मतलब आप जो डिस्क्लोज कर रहे हो उसका मतलब वही होना चाहिए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर इन द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन। अरे व्हाट इज दिस? एक तो सीधा सीधा बोलना कंपाइलेशन में है, मतलब कंपाइल करे या नहीं करे। इन द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन क्या है? ऐसा डिस्क्लोजर क्लियर होना चाहिए, आधा अधूरा या इनकम्प्लीट डिस्क्लोजर नहीं होना चाहिए। समझ में आया आपको? सो वॉट एवर डिस्क्लोजर्स देना है वो क्लियर होना चाहिए, अनएम्बिगुअस होना चाहिए, क्योंकि अगर तू क्लियर डिस्क्लोजर नहीं देगा तो क्या हो जाएगा? इट विल मिसलीड द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना। समझा बेटा? यस सर। सो इंफॉर्मेशन शुड बी क्लियर एंड unambiguous। हाँ, स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। UNAMBIGUOUS, हाँ आता है। ये चैलेंज हो जाता है बच्चों के लिए। अनएम्बिगुअस, क्लियर एकदम। सो दिस इंफॉर्मेशन विच इज बीन कन्वेड इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। अब उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि जो अमाउंट्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, अमाउंट्स भी तो है ना, तो ये अमाउंट्स कैसे होने चाहिए? इट शुड बी प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड, डिस्क्राइब्ड एंड क्लासिफाइड। तो जो भी अमाउंट्स है वो कैसे होने चाहिए? प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए, क्लासिफिकेशन होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। मतलब रेंट का खर्चा रेंट में ही जाना चाहिए, वो डिस्क्लोज होना चाहिए कि इट इज अ रेंट एक्सपेंडिचर फॉर विच पीरियड, सही अमाउंट सही पीरियड का होना चाहिए। तो जो भी अमाउंट्स हम लोग डिस्क्लोज कर रहे हैं, इट शुड बी प्रॉपरली डिस्क्लोज, डिस्क्राइब्ड एंड क्लासिफाइड एज वेल। क्लियर एकदम? अगर ये सब बातें हैं तो फिर ऑडिटर साहब ने क्या करना चाहिए? इसके ऊपर अपना ओपिनियन देंगे। पहले इधर नंबरिंग कर लेते हैं। दिस इज दी फोर्थ पॉइंट, दिस इज द फिफ्थ पॉइंट एंड सिक्स्थ पॉइंट फिर अपन बोलते हैं देन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड गिव व्हाट? ट्रू एंड फेयर व्यू, दैट इज व्हाट वी हैव टू एक्सप्रेस आवर ओपिनियन। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है? द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट्स अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द ऑपरेशनल रिजल्ट्स। ऑपरेशनल रिजल्ट्स मतलब क्या? पी एंड एल। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज मतलब क्या? बैलेंस शीट। क्लियर एकदम? क्लियर एकदम? एनीवन एनी क्वेरी, डिफिकल्टी? सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन ऑर्डर टू नॉट टू मिसलीड एनीबडी, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है अपने को? अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन एंट्रीज। स्क्रीन पे देख के बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन एंट्री, शुड बी सपोर्टेड बाय, देन देयर शुड बी नो इंफॉर्मेशन, शुड बी प्रॉपरली डिस्क्लोज कन्वेड, मतलब इट शुड बी क्लियर एंड unambiguous. Amount should be properly disclosed, described and classified. Last में it should give what? Clear एकदम? Yes sir. कल हम लोग मिलेंगे और कल हम लोग क्या बातें करेंगे? ये वाला पार्ट आप होमवर्क के लिए पढ़ना, बहुत डिफिकल्ट है इसके लिए। हाउ ऑडिट इज रिलेटेड विथ अदर डिसिप्लिन्स, ऑडिट एंड लॉ, ऑडिट एंड टैक्स, ऑडिट एंड अकाउंट्स, बिहेवियरल साइंस। सो एक एक लाइन का है, इसको रीड करके आना, इसके बारे में एक क्विक डिस्कशन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कल का लेक्चर होगा बहुत इंपॉर्टेंट, जो बात करेंगे अबाउट ऑब्जेक्टिव्स, रीजनेबल वर्सेस एब्सोल्यूट, एंड व्हाट इज इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ ऑडिट, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड। मेजर पार्ट हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं। और कल हमारा चैप्टर नंबर
1 जो है वो खत्म हो जाएगा। छोटू सा चैप्टर है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। साउंड्स गुड? ऐसे पढ़ेंगे तो हो पाएगा? बोलो भाई। यस सर। आज का आपका टारगेट क्या होगा? आज आप लोग जो स्टैंडर्ड्स का जो डिस्कशन किया वो आईसीआई मॉड्यूल से आप लोग उसको रीड करेंगे, और वो वाले पार्ट के बाद ही कुछ स्टैंडर्ड्स को लेके जो वो बेसिक क्वेश्चंस है उसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो उतना पहले आज घर जाके उतना पहले पढ़ने का, मॉड्यूल में से रीड करने का, क्वेश्चन देखने का, आंसर पढ़ने का उसका, और फिर उसके बाद खुद से राइटिंग करने का, कल मुझे दिखाने का, अपन उसको चेक करेंगे, फिर हम लोग और आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? रोजाना डे 1 से राइटिंग प्रैक्टिस हम लोग स्टार्ट करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच गाइस। आई होप यू हैड अ गुड टाइम। सी यू टुमारो। बाय बाय। हे भगवान, थक गया। कितने से पढ़ा रहा हूं?